चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी शारी सिदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ठीक है, दुआ पढ़ लिया करें ताकि बरकत हो जाए जी। एक आसान सा सब्जेक्ट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, काश हमारे दौर में भी पेपर होता तो सीए फाइनल को निकालना और आसान हो जाता। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे ऑन ऑफ आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ लाइव है, कुछ फिजिकल है। ये जो बीएम का पार्ट है ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है जी, ये आगे जाके काम आएगा आपको कहां पर, बीएम के पेपर में, सीए फाइनल के अंदर, और फिर आपको काम आएगा एमएसए 2 के अंदर। और जो प्रैक्टिकल पार्ट आप इसका पढ़ रहे हैं वो आपको काम आएगा बीएफडी के अंदर, और फिर वो आपको काम आएगा एमएसए 2 के अंदर। यानी देख लें कि कितने परचेज से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है जी, कहानी शुरू कहां से की थी हमने, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई डिस्कस्ड? द फर्स्ट थिंग दैट आई डिस्कस्ड स्वीटहार्ट वाज स्ट्रेटजी। ठीक है जी, हमारी बुक अगर आप देखेंगे तो बुक में स्टार्ट हो रहा है पी, पॉलिटिकल। वहां से कहानी शुरू नहीं हो सकती, क्योंकि वहां से कहानी आपको समझ ही नहीं आएगी। तो हल्का सा मैं कुछ सेकंड में रिकैप कर रहा हूं। थ्योरी के पेपर में टीचर की जिम्मेदारी, उसकी ये ड्यूटी है कि वो पहले पिछली क्लास को रिकैप करेगा, थोड़ा सा माहौल बनाएगा और फिर वो आगे लेके चलेगा। तो स्ट्रेटेजी के अंदर कितनी बातें थी? 3 बातें हैं। पहले मैं देखूंगा अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, या मैं देखूंगा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। ठीक है, फिर मैं करूंगा स्ट्रेटेजिक चॉइस, और फिर मैं करूंगा स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन। हमारे सिलेबस के अंदर, एमएफए के अंदर, ये 2 चैप्टर शामिल नहीं, ये 2 चैप्टर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इसका पहला पार्ट है स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग। आज मैं कहां खड़ा हूं, मुझे कहां जाना है, मार्केट में क्या हो रहा है, मैं इससे कैसे बेहतर कर सकता हूं। एक तरह का मैं अपना स्वॉट एनालिसिस कर रहा हूं। आज मैं अपना कर रहा हूं पर्सनल स्वॉट। इस चैप्टर को, इस एरिया को पढ़ने के बाद मैं आपको लाइफ के कुछ टूल्स दूंगा कि आप अपना इंतजाम कैसे कर सकते हैं। आज मैं कहां खड़ा हूं, आज मेरी क्या पोजीशन है, मैं कितने पेपर दे रहा हूं, मुझे अब तक कितने साल हो चुके हैं, मेरे पेपर क्यों नहीं निकल रहे, मेरी क्या स्ट्रेंथ है। तो आपका ना दिमाग थोड़ा खुलेगा कि यार ये जो हम पढ़ रहे हैं ये तो मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है जी, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग को जब मैं देखूंगा तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसमें मेरा एनवायरनमेंट। क्या जी, क्योंकि आप आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते, एक कंपनी आइसोलेशन में काम नहीं कर सकती। अगर मैं इसका डायग्राम देखूंगा तो ये रही ऑर्गेनाइजेशन, ये रहे माइक्रो फैक्टर्स, और इसके बाद जो दुनिया है वो है मैक्रो फैक्टर्स। मैक्रो फैक्टर्स वो हैं जिनका कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, जो हमारे अख्तियार में नहीं है, जो हमारे अख्तियार में नहीं है। माइक्रो में क्या है, मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, जहां मैं काम कर रहा हूं वो मार्केट है, मेरे सप्लायर्स हैं, मेरे कस्टमर्स हैं, ये मेरे माइक्रो फैक्टर्स हैं, जिनके साथ मेरा रोजमर्रा का ताल्लुक होगा, जिन पर मैं शायद इंपैक्ट डाल सकता हूं। लेकिन जो मैक्रो फैक्टर्स हैं, इसको जज करने के लिए या मैक्रो पोजीशनिंग को देखने के लिए हमारे पास 2 मॉडल्स हैं, जिनमें से एक हमारे सिलेबस में है, दैट इज पेस्टल मॉडल। PESTE और L। P है पॉलिटिकल, E है इकोनॉमिक फैक्टर्स, S है सोशल एंड कल्चरल। और आज मैं सबसे इंटरेस्टिंग शुरू करूंगा सोशल एंड कल्चरल, जहां मैं कम बोलूंगा, आपने पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि ये हमारे अतराफ में जो सोसाइटी में हो रहा है ना, ये वो फैक्टर्स हैं। और कोविड के बाद जो तब्दीली आई है माशरे के अंदर, उस पर बात करेंगे। तो आज आपने करना है पार्टिसिपेट, करेंगे नहीं करेंगे भाई? पिछले कई दिन से ना गले में बड़ी इचिंग हो रही है, तो मैंने क्लासेस का टाइम थोड़ा कम कर दिया। मैंने कहा ना कि मैं क्लास ऑफ कर दूं, कम से कम मैं ड्यूरेशन कम कर दूंगा। तो आज भी इंशाल्लाह हम कोशिश करके 1.5-पौने 2 घंटे में ऑफ कर देंगे, क्योंकि उसके बाद फिर मेरी ऑडिट की एक और क्लास है। ठीक है जी, तो उसके लिए माजरत है। T फॉर टेक्नोलॉजिकल। कोविड से पहले जूम का आइडिया नहीं था, आज लोग जूम पर मीटिंग कर रहे हैं। आज लोग कह रहे हैं भाई गाड़ी की चलाने की क्या जरूरत है, इतना दूर डिस्टेंस ट्रेवलिंग करने की क्या जरूरत है। तो टेक्नोलॉजी ने आज हमारी दुनिया तब्दील कर दी है। पहले हमारी क्लास में बच्चे स्टील टाउन से आ रहे हैं। F8 में कोविड से पहले कुछ बच्चे हैदराबाद से कराची आए थे खाली पढ़ने के लिए, और एक तो ऐसा मतवाला था, वो सुबह बस से आता था, क्लास नहीं, वापस हैदराबाद, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है। जी बच्ची था उसकी, उसके दिमाग में था ये कि जी मैंने वापस घर जाना है जी। तो ही वाज डूइंग दैट। आज क्या कर रहे हैं, ऑडिट में 4 बच्चे मुल्तान से लाइव होते हैं। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी ने सब कुछ तब्दील कर दिया, चेंज ऑफ बिजनेस आ चुका है। बिजनेस करने की जो मेथोडोलॉजी है वो चेंज हो गई है। आज आपका बड़ा अच्छा आउटलेट है, लेकिन आप फूड पांडा पे ऑनलाइन रेस्टोरेंट नहीं है भाई, मिस्टर बर्गर ऑनलाइन है, मैकडोनल्ड्स नहीं है, बर्गर लैब नहीं है, ओपीटीपी नहीं है। तो जो ऑनलाइन अवेलेबल होगा आप वही ऑर्डर करेंगे। इसका मतलब है बिकॉज कि मैं टेक्नोलॉजी को मैंने बिल्ट इन नहीं किया, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी को मैंने अडॉप्ट नहीं किया, मैं बिजनेस क्या कर रहा हूं, लूज कर रहा हूं।
ये हो गया टी। मैं हर पेस्टल का ना आपको छिड़काव कर रहा हूं। तुम्हारे सिलेबस के आधे चैप्टर्स यही हैं। ये बात भी हो चुकी है कि तुम्हारे पास 9 चैप्टर्स हैं, जिनमें एक एथिक्स है, 8 बज गए, एक एग्जाम्पल है 7 बज गए, 7 में से 5 तो यही है, अब 2 बज गए, जिनमें से आज 2 कवर हो जाएंगे ऑलमोस्ट। समझ आ रहा है? तो इसको अच्छा, अब सर ये तो सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, सिलेबस तो कंप्लीट होगा, जो 2 चैप्टर्स है ना, 5 के बाद 6ठा और 7वां, उस पर लगाऊंगा टाइम, क्योंकि उसमें 8-9 मॉडल्स हैं, और वहां फिर मैं कराऊंगा टिका के प्रैक्टिस। थ्योरी है ना, टाइम मिल जाएगा हमें, ठीक है। ई हमारे पास नहीं, इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आप एयरलाइन बिजनेस में आपने ऐसा जहाज बना दिया जिससे बहुत सारा ना आपका आसमान खराब हो रहा है, यू आर पोल्यूटिंग द स्काईज। हो सकता है आप पर एनवायरमेंटल लॉज आ जाए। आपने बनाया है मैकडोनल्ड सीव्यू के पास, जिससे आप आसपास का पानी पोल्यूट कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये बिल्कुल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। और आखिर में हमारा एल, लीगल फैक्टर्स। अच्छा भाई, काम करते हैं, एयरलाइन बिजनेस करते हैं। ओ भाई, पता तो कर ले कि एयरलाइन स्टार्ट करने में तुझे क्या क्या चाहिए। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। कुछ बिजनेसेस को स्टार्ट करने में ना आपके बाल सफेद हो जाएंगे। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू पास थ्रू दैट लीगल प्रोसेस टू स्टार्ट द बिजनेस। तो ये भी देखना पड़ेगा। ये क्यों देख रहे पेस्टल, ये पेस्टल क्यों देख रहे? ताकि हम देखें कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, ताकि हम अपनी पोजीशनिंग को बेहतर कर सकें। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट क्लास। अब हम पिछली क्लास से अपने आपको कनेक्ट करते हैं। जरा पिछली क्लास का हैंडआउट निकालेंगे, शाबाश। देखिए, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। मैंने 1 सेकंड्स के अंदर मैंने पूरा पेस्टल घुमा दिया आपको, ताकि आप हो गए वार्म अप हो गए। होगा नहीं होगा भाई? ठीक है जी। अगर हम पिछली क्लास में आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो जल्दी से अगर आप पेज नंबर 12 पे आए, शाबाश। जो बच्चे लाइव जूम पे हैं, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी, नो साउंड जी? साउंड आ रहा है जी? हाँ जी। इतना खूबसूरत साउंड आपको नहीं आ रहा? साउंड तो चेक करें, ट्रिबल कम, बेस ज्यादा। ठीक है जी। पेज नंबर 12। माइक किसके पास है जी? माइक किसके पास है? ठीक है, थैंक यू। आप जरा यहां से शुरू करें, मैं दोबारा रिवर्स गियर में जा रहा हूं। सबका हैंडआउट ये वाला, जिनका बनी वो काइंडली जरा आजू जरा मुनासिब बैठिए जरा, तो आपको इंशाल्लाह कॉपी मिल जाएगी। 2 इंपॉर्टेंट मॉडल्स जी, स्टार्ट। 2 important models for environmental analysis. In your examination, you may be required to carry out an environmental analysis. Number 1, the PESTEL model is used to identify significant factors in the macro environment of an entity. Number 2, Porter's diamond model, 4 elements, is used to analyze reasons why. थोड़ा सा लाउड हो जाओ। Reasons why entities in particular countries or regions. डायमंड मॉडल बता रहा है कि भाई एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है, पाक सुजुकी, उसको कराची में ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है, लाहौर में कम मिल रहा है। या होंडा, उनको पाकिस्तान में ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है और लेट्स से इंडिया में कम मिल रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसकी बात कर रहा है, मैं पढ़ रहा हूं। पोर्टर्स डायमंड मॉडल इज यूज्ड टू एनालाइज रीजंस why entities in particular countries or region within a country appear to have a significant competitive advantage. सर, आपका ऑडिट लाहौर में बड़ा बिक रहा है जी, आपको वहां क्या एडवांटेज है जी? अब देयर कुड बी मल्टीपल रीजन। ठीक है जी। ओवर सिमिलर एंटिटी इन द सेम इंडस्ट्री बट ऑपरेटिंग इन अदर कंट्री और रीजन। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये इंशाल्लाह पढ़ लेंगे सीए फाइनल के बिजनेस मैनेजमेंट में। जब वहां पहुंचेंगे तो आप 30-40% कोर्स ऑलरेडी यहां कवर करके जा रहे होंगे। इंशाल्लाह पढ़ने का मजा आ जाएगा। आगे चलें सरकार जी। The nature of PESTEL analysis. जी, PESTEL analysis is a structured approach to analyzing the external environment of an entity. The influences, current influences, and possible future influences of the environment on the entity are grouped into categories. For each category of environmental influence, the main influences are identified. There are 6 categories of environmental influence. E, political environment. E, economic environment. S, social and cultural environment. E, technological environment. E, ecological environment. Ecological influence. इन्फ्लुएंसेस। हाँ, L, legal environment. ठीक है जी। अब जरा जल्दी से भाग के दौड़ के आएंगे, शाबाश। पेज नंबर 15 के ऊपर देखो। मुझे आया था ना अभी 5 मिनट में पी खत्म करना है, तो लेकिन मैं पी खत्म तो करूंगा, लेकिन मैं जरा स्टार्ट करके दोहरा रहा हूं। ठीक है जी। पॉलिटिकल फैक्टर जरा एक डिस्कशन करते हैं। हम यहाँ किसी क्लास में पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहे, हमें लेना भी नहीं चाहिए। ठीक है, हालात आजकल बड़े खराब चल रहे हैं, नाजुक सूरत हाल है, कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है जी। हम ये कहते हैं, या कुछ लोग ये कहते हैं जी, नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी माजी में जो हुकूमतें थी उनमें से जो फला हुकूमत थी यार, वो बिजनेस को बड़ा सपोर्ट कर रही थी, उनके आते ही ना स्टॉक मार्केट ना एकदम से ऊपर चली गई
और एकदम से लोगों में बिजनेस का रुझान बढ़ गया। ठीक है जी, ऐसा हम सुनते थे यार फला पार्टी ने कंस्ट्रक्शन को बड़ा बूस्टअप किया है। अब किसी को क्या पता कि उनकी अपनी पीछे 4 स्टील मिलें थी या उनकी अपनी 4 सीमेंट फैक्ट्रियां थी। आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है ना यार आपका। जब आपके अपने 4 पीछे चल रही होंगी फैक्ट्रीज तो आप इंडस्ट्री को तो बूस्टअप करेंगे। जब मकानात की वैल्यू बढ़ेगी, जब कंस्ट्रक्शन बिजनेस को बूस्ट मिलेगा तो हर उस बिजनेस को बूस्ट मिलेगा। मेरे भाई और मेरी बहनों, जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो रही है, स्टील भी चलेगा तो सीमेंट भी चलेगा, तो और बिजली की तारें भी चलेंगी तो सीमेंट ब्लॉक का काम भी चलेगा, तो रंग वाले भी चलेंगे, तो पंखे भी चलेंगे। सोचो जरा, सोचो कितने बिजनेस इफेक्ट हो रहे हैं। एग्री करते हो हाँ या ना? इसका मतलब अगर आज एक ऐसी हुकूमत आ जाए जो बोले नहीं जी हमने सिर्फ रोडें बनानी, अभी बाकी चीजें छोड़ें, अभी पहले रोडों पे तो फोकस कर ले हम लोग, अभी हमारे मंशूर में ना अभी बिजनेस नहीं है, अभी होल्ड करें, 2 साल बाद बात करेंगे। इसका मतलब अगर आज मैं अपनी पोजीशनिंग देखूंगा और अगर मैं एनवायरनमेंट में पी देखूंगा तो मुझे देखना पड़ेगा यार हमें तो हुकूमत की सपोर्ट ही कोई नहीं है, या आपके टैक्सेस ऐसे हैं कि जो कि हमारे लिए यूजर फ्रेंडली नहीं है यार। बात पे आपने टैक्स लगा हुआ है। मैं इंपोर्टर हूं यार, मैं गाड़ी बनाता हूं, डॉलर आज का रेट 184 हो गया भाई। इस मुल्क में सब कुछ महंगा हो गया सिवाय कैफ के। कैफ सस्ता हो रहा है, कुछ ही अरसे में कैफ फ्री हो जाएगा। आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, हमारी वाट लग रही है जी, ठीक है जी। गाड़ी महंगी हो गई है, रेस्टोरेंट महंगे हो गए हैं, कपड़े महंगे हो गए हैं। वो पठान मकई वाला कह रहा है, मैं इत्तेफाक है 4 दिन पहले मैं मकई खा रहा था, मैंने कहा खान साहब 50 की कह रहे 60 की है। मैंने कहा खान साहब क्या हो गया? कह रहा डॉलर महंगा हो गया है। मैंने कहा यार मतलब मैंने दिल में यूं किया ऐसा करके कि यार वो उसने प्राइस बिल्डिंग कर दी, मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, डॉट ठीक, बात समझिए आप। डॉलर 184, अगर ये मिसाल के तौर पे चला रही इंडस मोटर्स, आप इंजन कहां से मंगा रहे? शेरशाह से, जापान से? वो शेरशाह से कौन कह रहा था भाई? आप जापान से मंगा रहे हैं। इसका मतलब है पहले आप 180 रुपए देके क्या ले रहे थे? $1। अब आप मेरी बहन, आप कितने रुपीस खर्च कर रही है? अब आप 184 देके क्या ले रही है? इसका मतलब है आपकी इंपोर्ट क्या सस्ती हो गई, महंगी हो गई? आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए, कम हो गए? तो आगे ना फैक्टर। अब ये अगर हम बात देखें तो ये है तो इकोनॉमिक फैक्टर, करेंसी डिवैल्यू हो रही है, लेकिन इट इज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल फैक्टर्स। इसका मतलब है क्या पॉलिटिक्स, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज, क्या उनका बनाई हुई फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसीज, क्या उनका जो भी रिएक्शन है, क्या उनका जो भी मंशूर है, क्या बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, हाँ या ना? जवाब में दम नहीं आ रहा यार, दम लाए यार। यूथ से एक्सपेक्टेशन है, ये कौम की भागदौड़ आपने संभालनी है। ये फ्यूचर के चार्टर अकाउंटेंट नहीं है, ये फ्यूचर के सीईओज हैं, सीएफओज हैं, और जो कैमरे में देख रहे हैं ये फ्यूचर के ऑडिट पार्टनर्स हैं। ऐसे बने यूं करेंगे, हाँ यस सर, जरा ताकत लाया करें यार। सर 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे इसमें से आप, एक तो मैंने क्रॉस करवाया था, पहला वाला ये मैंने क्रॉस करवाया था, आप ये 2 पढ़ लें शाबाश, फटाफट जल्दी। Therefore, a business manager has to be familiar with the ideologies and past approaches of key political parties to analyze possible future policies of existing and forthcoming ruling parties. Government policies can be favorable and unfavorable. ठीक है, The goal of any government. जरा पढ़ने में जज्बात ला। हाँ नौजवान है तू जी, तेरा खून नहीं खोल रहा आज, जोर से पढ़। The goal of any government. बड़ा फर्क पड़ा है भाई, बड़ा फर्क पड़ा जी। Country according to their respective ideology for the attainment of ऑडिट में होगा prosperity and political stability. जी, ठीक हो गई बात। सर फर्स्ट हेडिंग पढ़ लें, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सेकंड हेडिंग पढ़ें Taxation. जी, मैं तुझसे पहले ही पढ़ा। थर्ड हेडिंग पढ़ें, Economic policy. नेक्स्ट पेज पे आए शाबाश। फिर क्या लिखा हुआ है? Labor laws. नेक्स्ट पेज में फिर क्या लिखा हुआ है? International relationship and policies. जरा इसको पढ़ लें। हमने यहाँ से पिछली क्लास को डिस्कनेक्ट किया था, याद आ गया जी? अब पढ़ें। International relationship and policies are one of the important part of political mindset and ideology that support good international relations. अगर आपके चाइना से ताल्लुकात अच्छे ना होते मेरी बहन, तो सी पैक आता मुल्क में? अब सी पैक आया, रोडें बनी, तो रोड में जो कंस्ट्रक्शन का सामान है उसकी डिमांड बढ़ी, तो गाड़ियां वहां तक गई, तो ट्रैक्टर ट्रॉलर की डिमांड बढ़ी, तो गाड़ियों की डिमांड बढ़ी, तो वहां रेस्टोरेंट खुल गए, तो उनकी डिमांड बढ़ गई, तो बिजली के खंभे लग गए, तो उसकी डिमांड बढ़ गई, तो बिजली की तारें लग गई, तो पाकिस्तान केबल की मौजें लग गई। पिक कर रहे हैं आप देखें एक चीज इफेक्ट नहीं हो रही है, 100 ऑफ इंडस्ट्रीज इफेक्ट हुई है। इट्स ऑल ऑन पॉलिटिकल माइंडसेट। आप पूरी दुनिया से लड़के रहेंगे तो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट तो कोई नहीं आएगी, बल्कि जो है वो भी क्या करेंगे, उठा लेंगे। जो आपके मुल्क में यूनिलीवर है मल्टीनेशनल, आपके मुल्क में सीमेंस है मल्टीनेशनल, आपके मुल्क में एबर्ट है मल्टीनेशनल,
आपके मुल्क में ICI की कुछ होल्डिंग बाहर है, आपके मुल्क में होंडा मल्टीनेशनल है, आपके मुल्क में इंडस मल्टीनेशनल है, आपके मुल्क में कोलगेट पामोलिव मल्टीनेशनल है। ये सारी वो कंपनी जिनका कोई ना कोई शेयर है बाहर किसी कंपनी के पास है। तो ये हमारे मुल्क में क्यों बैठे हुए हैं? हमारे यहाँ पिज़्ज़ा हट क्यों आया हुआ है? हमारे यहाँ मैकडोनल्ड्स क्यों आया हुआ है? हमारे यहाँ KFC क्यों आया हुआ है? हमारे यहाँ सैमसंग क्यों आया हुआ है? हमारे यहाँ आईफोन क्यों आया हुआ है? क्योंकि उनको पता है कि चांदी है। उनको पता है इस मुल्क में 3 ही तो शौक हैं, गाड़ी, खाना, कपड़े, तालीम तो मुफ्त है। ये सुबह मैंने ऑडिट में डिस्कस किया और मैं आज ये कैमरे में कह रहा हूं आपसे, आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे, जिस कौम की प्रायोरिटी एजुकेशन नहीं होगी वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। आज हमें ब्रांडेड गाड़ी चाहिए, हमें ब्रांडेड कपड़े चाहिए, हमें ब्रांडेड सेलफोन चाहिए, और खाना तो वी वांट द बेस्ट। वी वांट टू इन्वेस्ट इन फूड दैट गोज इनटू शिट द नेक्स्ट डे। तालीम आपको सस्ती चाहिए, डिस्काउंट आपको चाहिए, मुफ्त पढ़ा दो भाई, मुफ्त पढ़ाओ, मजा आएगा, उसमें बरकत है। ठीक है, मैं भी हूं और आप भी हैं। ये कौम का माइंडसेट बता रहा हूं मैं आपको। तरक्की नहीं हो सकती, एजुकेशन पे लगाना पड़ेगा। यू हैव टू इन्वेस्ट इन व्हाट, ये मैं बता दो। ये मैंने पब्लिक सर्विस मैसेज दिया फ्रॉम KNS। ठीक है जी, आगे चलें सर, जुमला मुकम्मल करें। एंड आइडियोलॉजी, an ideology that supports good international relations and welcomes foreign investment will have direct impact on sustainability of local business. बिल्कुल ठीक, आगे चलें। On the other hand, a protectionist policy may have different. ठीक हो गया। We live in an increasingly interconnected world where even small businesses have a global supply chain. कुछ ना कुछ हम इंपोर्ट कर रहे हैं और कुछ ना कुछ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारी अलकरम टेक्सटाइल ले लें आप, लकी टेक्सटाइल ले लें, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनका 70-80% माल एक्सपोर्ट होता है। लकी टेक्सटाइल का 100% जो कपड़ा ना वो बाहर जा रहा है। कहां जा रहा है? नॉर्थ अमेरिका। गोरा हमारे मशीनों का बना हुआ, हमारे मजदूरों का खून पसीने का कपड़ा पहनता है, उस पे लिखा हुआ मेड इन पाकिस्तान, और हम कह रहे हैं यार ब्रांडेड चीज दिखाओ हमें। कौम का माइंडसेट है, कौम का माइंडसेट। आज आपके समंदर की जो सबसे बेस्ट मछली ना वो बाहर जा रही है। वो खा रहा है कौन? दुबई का याशर आहलन वसाहलन, और हम खा रहे हैं मुश्का, और हम उस पर बहुत खुश हैं। हसन स्क्वायर में लग रहा है मछली मुफ्त है, सिर्फ 1800 रुपए किलो है भाई। कौम कह रहा है तालीम उठाओ, बच्चों को स्कूल से उठाओ, मछली VIP खिलाओ यार। ठीक है, हम भी यही हैं और आप भी यही हैं। कहने का मकसद ये है कि आप सारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, कुछ आप इंपोर्ट कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? हमारे कंट्री से अच्छे रिलेशनशिप है। तो अगर पॉलिटिकली अगर आपकी हुकूमत इस तरह की हुई कि नहीं भाई नहीं, उससे भी काम नहीं करेंगे, उसकी मुझे शक्ल नहीं देखनी है, उसको मेरी शक्ल पसंद नहीं है, तू मुझे पसंद ही नहीं है, तुझसे मेरी हटी हुई है, फिर आप अकेले हो जाएंगे, फिर आपका बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा। आगे चलें जी। ये सब मैं क्यों इतनी बातें कर रहा हूं? हमें नहीं पता कि एग्जाम के सिनेरियो में कौन कौन सी बातें लिखी हुई होंगी। नेक्स्ट हेडिंग में शाबाश। Interaction between businesses and the government. बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत फोकस करके पढ़ेंगे जी। स्टार्ट। Entrepreneurs and business people are not entirely powerless. बिल्कुल सही, especially in modern democracy. ठीक है। Pressure groups and lobbying are two ways in which government decisions. हाँ, मुझे इनसे एक बात करनी है। ये मेरी बात सुनती नहीं है यार, ये समझती पता नहीं है कौन है। एक काम करते हैं, जरा मेरे साथ है ना, अब तुम भी मेरे साथ आओ, मैडम आप भी मेरे साथ हैं, बहन आप भी हैं, जरा आओ भाई, हम लोग ना आपसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ जी बोले। हाँ, अब सुन रही है, क्योंकि हमने आपस में क्या बना लिया? प्रेशर ग्रुप। इंडस मोटर इधर आओ, होंडा इधर आओ, पाक सुजुकी इधर आओ, किया इधर आओ, BMW इधर आओ, चंगान इधर आओ। ओ भाई हुकूमत, बात तुम्हारी समझ आ रही है? अगर तुमने हमारी बात नहीं मारी ना तो हम सारी गाड़ियों की फैक्ट्रियां बंद कर देंगे, तुम्हारी वाट लगा देंगे। अरे भाई क्या हुआ, निराश क्यों हुए हो? हाँ, अब भाई ना काबू में। ये क्या बनाया हमने हुकूमत के खिलाफ? प्रेशर। पढ़ो भाई। Are managed by business owners. जी, Political parties need the support of business. बिल्कुल, क्योंकि उनको फंडिंग कौन देगा? फंडिंग तो हम देंगे ना भाई। इंडस वाले भाई वो इलेक्शन आ रहे हैं, तो अगर आप ऐसी छींक मार के अगर 10-20 करोड़ रुपए निकाल लें, तो भाई जब आपको हमारी सपोर्ट चाहिए तो हमें भी तो आपकी सपोर्ट चाहिए। हम आपके बेनिफिट की बात कर रहे हैं, आप टैक्सेस पे टैक्सेस लगा रहे हैं, हम सर्वाइव कैसे करेंगे? या आपने ऐसे लॉस बना दिए हैं कि हम बिजनेस कर ही नहीं सकते। आगे चलो, शाबाश, दिमाग खुल रहा है बेटा, शाबाश। Especially larger, influential ones, both in the form of votes as well as contributions to economy, reduction of unemployment, and party funding for political activities. This may create a situation where sector-biased decisions can be obtained adversely impacting other sectors.
A business manager should keep an eye on political parties. हाँ, बड़ी अहम बात। देखो 6 लाइनों में 2 जुमले बड़े अहम होंगे। ऑडिट में भी यही होगा। मैं दोनों की ना टेक्निक साथ साथ बता रहा हूँ, हालांकि यहाँ हम थोड़ी कम बैठी हुई है। एक बिजनेस मैनेजर को अपनी आंखें खुली रखनी है। नीचे देखें, बिजनेस मैनेजर शुड कीप एन आई ऑन पॉलिटिकल पार्टीज इन्फ्लुएंस बाय देयर सपोर्टर्स फ्रॉम बिजनेस कम्युनिटी एंड प्रेशर ग्रुप ऑफ बिजनेसेस। आपको देखना पड़ेगा कौन आपको सपोर्ट करे, कौन आपके साथ है। अगर आपकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स है, अगर वो एंटी बिजनेस है, एंटी स्टेट चल रही है, तो फिर आपको प्रेशर ग्रुप बनाना पड़ेगा। अखबार के ऐड में कोशिश करके ढूंढता हूं आपके लिए। डियर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हमारे ये मुतालबात हैं, ब्ला 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 ब्ला। सीमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान सारे मिलके क्या कर रहे हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं। भाई जरा देखिए इसको आप, ये हमारा मसला चला हुआ है क्योंकि आपने सारे स्टेक होल्डर्स को साथ कर लिया। अगर आज आपकी मुल्क की 5-6 इंडस्ट्रीज ये कह दें कि जी हम बिजनेस नहीं कर रहे, जाओ पहिया जाओ हड़ताल, गए आप। अगर आज पीएसओ, शेल, बाइको, हेस्कॉल और आपके जो कंटेनर्स, अगर वो कह दें जी नो पेट्रोल नो ट्रक, जाओ जाओ जाओ, तो आपका आधा शेयर बंद हो जाएगा। फ्यूल बंद कर देंगे ना तो मुल्क तो बंद हो गया। कंटेनर्स बंद तो सप्लाई कैसे होगी? सारा जो सप्लाई है, अगर आप जाएं नारायण कागन, तो खैर बहुत ही करीब की बात हो गई है। आप मेरे ख्याल में नॉर्दर्न एरियाज के बिल्कुल टॉप पे चले हैं। कुछ मिले ना मिले 2 आइटम है, लेज और पेप्सी। भूखे नहीं मरते आप, भूखे नहीं मरते, भूखे नहीं मरते। और केले मिल जाएंगे, उससे मिल जाएगा आपको। सवाल है कि लेज वहां तक कैसे पहुंचा? सर जमीन से निकला लेज। मैंने एक चिप्स डाला था, 4 फ्लेवर निकला है। नहीं, किसी ने पहुंचाया होगा। तू साइकिल पे गया था, ट्रक में गया था? वहां तू साइकिल पे गया था लेस पहुंचाने, ट्रक पे गया होगा। ट्रक में तूने काटा था, पानी या पेट्रोल? अंदाजा लगाएंगे एक हड़ताल से क्या होगा, इम्पैक्ट सोचा कितने लोग मुश्किल में आ जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलें शाबाश जी। मैं थोड़ा हिला रहा हूं, आप हिल नहीं रहे हो। आप अभी कह रहे हैं अभी मजा आ रहा है, ठंडक लग रही है, फुल टाइट नींद आ रही है। आगे चलें शाबाश। Financial incentive strategy. अच्छा जरा यहाँ फोकस करेंगे, पढ़े शाबाश। Businesses may gain a position May gain a position where they can pursue a financial incentive strategy to use their economic leverage to influence public policy makers. यार मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की एसोसिएशन का चेयरमैन हूं और मेरे कहने पर ना 6 ओनर्स यहाँ के बैठे होंगे और हम कल से ना अपने गाड़ी के प्रोडक्शन प्लांट्स बंद कर रहे हैं। मेरे पास ये लेवरेज है, आज मैं वाट लगा दूंगा आपकी, समझ रहे? खानदान में जो सबसे अमीर होता है ना, अगर आपके ताया बड़े जद्दी पुश्ती के रईस है और आपके अब्बा कंगले हैं, तो फिर किसकी सुनी जाएगी घर में? खानदान में हमारे है। जिसकी जेब मोटी उसका भी बड़ा नाम है, तेरे अंगने में हमारा क्या काम है। ये गाना किसका था? हाँ समझ रहे हैं? तो जिसके पास पैसे होंगे उसको क्या मिलेगा? लेवरेज मिलेगा। ये वही बात हो रही है। आगे चलो शाबाश। इकोनॉमिक लेवरेज अकर्स व्हेन अ बिजनेस यूजेस इट्स इकोनॉमिक पावर टू थ्रेटन टू लीव अ सिटी। हम शहर छोड़ देंगे, स्टेट छोड़ देंगे, मुल्क छोड़ देंगे। पेप्सी ने कहा हम मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। हमने कहा नहीं, हमारी कौम मर जाएगी। हम लोग इफ्तार में क्या पिएंगे? हमें तो इफ्तार में चाहिए पेप्सी, हमें रूह अफ़ज़ा नहीं चाहिए। हम नहीं पी सकते जामे शीरी, हमें तो पेप्सी चाहिए क्योंकि पेट में ऐसी गैस बनती है, उसका मजा ही कुछ और। आगे चलें जी। मेरी समझ नहीं आता कि इफ्तार में पेप्सी कैसे पी सकते हैं आप। ये सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं सामीन तक, आपने मुझे इसका जवाब देना है। हाउ कैन वी हैव पेप्सी इन एम्प्टी स्टमक इन इफ्तार? ठीक है जी, आगे चलें। रुक जा, मैं पढ़ूं, जज्बाती हो रहा हूं। अनलेस अ डिजायर्ड, ये सुबह से ना मैं बिल्कुल जरा हाई चल रहा हूं आज। अनलेस अ डिजायर्ड पॉलिटिकल एक्शन इज, हमारे मुतालबात मंजूर करें। वजीर आजम साहिबा हमारे मुतालबात मंजूर करें, वरना हम सारे मुल्क छोड़ के चले जाएंगे आपका। ये अब ये काबू में आएंगी। ठीक है ना? हमने क्या शो किया? इकोनॉमिक लेवरेज। Economic leverage can also be used to persuade a government body to act in a certain way that would favor the business. आपने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, डॉलर वैसी महंगा हो गया है, मुल्क में वैसी इन्फ्लेशन चल रही है। आप होश के नाखून तो लें, डॉलर आपके इख्तियार में नहीं, कम से कम टैक्सेस तो कम करें ताकि हमें बिजनेस को कुछ फायदा हो। लड़के पिक कर रहे हैं जी, पता नहीं लड़के क्या पिक कर रहे हैं। आगे चले जी। 3.2, ये हेडिंग क्या चल रही है? हेडिंग क्या चल रही है? हेडिंग क्या चल रही है? माइक बोबो पढ़। Interaction between businesses and the government. जिसमें तूने पहला पॉइंट क्या पढ़ा? Financial incentive strategy. सेकंड पॉइंट तू क्या पढ़ने जा रहा है? Promoting a constituency. बिल्डिंग स्ट्रेटेजी। पढ़े जी, किस तरह? The businesses may influence the political environment by seeking support from organizations or people who are also affected. हाँ भाई, किस किस को तकलीफ है? साबुन बनाने वाले, अच्छा आप भी आ जाए। सीमेंट बनाने वाले आप भी आ जाए। आपको भी तकलीफ है, आप भी। हाँ भाई, और कौन है? फर्नीचर आप भी आ जाओ जी। क्या कर रहा हूँ मैं? ये जिसको तकलीफ है सारे ही जगह आ जाओ, क्योंकि आप ऐसे तो हमारी सुनती नहीं है।
तो जब मैं जरा लॉबिंग करूंगा तो फिर कोई बात बनेगी। आगे चलो। affected by public policy or are sympathetic to businesses political position. Its objective is to shape policy by mobilizing the broad public in support of a business organization. देखें हमें क्या कर दिया, देखें हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग को क्या कर रहे हैं, वो भाई बशीर, वो जमशेद भाई, नसीम आपा, देखें क्या हो रहा है हमारे साथ, जितने स्टेक होल्डर्स हैं। अब हम तो कार मैन्युफैक्चरर हैं, हमें किसी ने शॉक ऑब्जर्वर दिए होंगे, वो भी हमारा स्टेक होल्डर है। किसी ने हमें पत्तियां दी होंगी, वो भी हमारा स्टेक होल्डर है। किसी ने हमें गाड़ी का रिम दिए होंगे, वो हमारा स्टेक होल्डर है। किसी ने गाड़ी का सीट बेल्ट बनाए होंगे। इसका मतलब है एक गाड़ी को अगर 100 इंडस्ट्री सप्लाई कर रही हैं तो क्या सब मेरी सिंपैथी में आ जाएंगे? वही बात कर रहे हैं। आगे चलें। Firms use advocacy advertising. हुकूमत वक्त मुतवज्जा हो, हमारी वाट लग गई, हम प्लीज हमारी मदद करें, हम मुश्किल में आ गए, प्लीज ख्याल रखें, मुनासिब करें, हाथ हल्का रखें। ये क्या कर रहे हैं? इसको बोलते हैं एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग। ये जो नखला टावर का हुआ था ना मसला, भी उसके बाद भी कई एहतजाज आपने अगर टीवी पर देखे हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने थोड़ा सा झटका देने की कोशिश की थी। बहरहाल इसके पीछे कोई और माइंडसेट था, लेकिन बहरहाल ये जो हुआ वो बड़ी जाती हुआ बड़ा जुल्म हुआ। जिसने जुल्म किया अल्लाह ताला उसे हिसाब लेंगे, इसके दुनिया में भी लेंगे और आखिरत में भी लेंगे। जो लोग बेघर हुए हैं, जिनकी जमाई पूंजी थी, हम उनके साथ हैं। इट वॉज समथिंग वेरी वेरी बैड एंड वेरी वेरी अनएथिकल। बहरहाल तो उसके 3-4 दिन तक अगर आपने मीडिया देखा हो तो कंस्ट्रक्शन वाले और बिल्डर जो हैं वो बेचारे देवर शाउटिंग एंड देवर स्क्रीमिंग, वो यही था। आगे चलें। Public relations and building coalitions with other affected stakeholders. जी ऑनलाइन वाले बच्चे, आप बेटा आपको आवाज आ रही, समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हमजा? जो भी बच्चे हैं ऑनलाइन, आपको मेरी बात समझ आ रही बेटा? जी आगे चलें सर। Some of the influencing approaches are as follows. अच्छा, अब ये कैसे इन्फ्लुएंस कैसे करें, हम कैसे अपने कार्टेल बनाएं और हम कैसे ये काम करेंगे? पढ़ें जी। Stakeholder coalition. कोएलिशन जी। Businesses may try to influence politics by mobilizing various organizational बिजनेस में ट्राई टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स बाय मोबिलाइजिंग क्या? वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉइज, स्टॉक होल्डर्स, कस्टमर्स, लोकल कम्युनिटी टू सपोर्ट देयर पॉलिटिकल एजेंडा। इफ अ पॉलिटिकल इशू can negatively affect a business, it is likely that it will also negatively affect that business's stakeholder. अगर मुझे बिजनेस को आप अफेक्ट कर रहे हैं तो मेरे स्टेक होल्डर को भी आप अफेक्ट करेंगे। किसी वजह से मैं ये माल सप्लाई नहीं कर सकता, किसी वजह से हम ये प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर सकते। वो आपका जो इस्लामाबाद में मुनाल रेस्टोरेंट में हुआ है, दोबारा खुल गया वो। बहुत अरसे बाद जब लोगों ने खा लिया, बच्चे बड़े हो गए, डकारें ले ली, खाना हजम हो गया, वो कह रहे थे आप माहौल गंदा कर लें। तो आप 20 साल से सो रहे थे उधर कि वो मुनाल वाले जो है ना वो वहां के जो बंदर हैं उनको मार रहे हैं, और आप जो है ना वो वहां के जंगली हयात को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये ख्याल आपको 30 साल 20 साल बाद जाके आया। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो मुझे इस्लामाबाद के लोग जमा हो गए, जो भी स्टेक होल्डर जमा हो गए, तो फिर हो सकता है कि उस पर प्रेशर आया होगा, जो भी इसकी रेलिवेंट लॉ एनफोर्समेंट होगी, और उसको फिर आपने डिसीजन को आपने रिवर्ट बैक किया, चेंज किया आपने। ऐसी मिसाल हो सकती है। अच्छा, इफ अ पॉलिटिकल इशू can negatively affect a business, it is likely that it will also negatively affect that business's stakeholders. Often businesses organize programs to get organizational stakeholders acting as lobbyists or voters to influence government officials to vote or act in a favorable way. एक तरह का हमने कर लिया कोलिशन आपस में। 4 लोग मिलकर चले गए, क्या देखें क्या हो रहा है, देखें जी ये क्या बदमाशी हो रही है, देखें ये लोग क्या कर रहे हैं। इट्स लाइक अ कोलिशन। ठीक है, सेकंड पढ़ो क्या है? एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग। हाँ, अभी अखबार में ऐड आ रहा है, सारे इंस्टीट्यूट्स में, सारे इंटरमीडिएट के कॉलेज, अभी जो आपका लॉकडाउन हुआ था उसमें हुआ था ना, ये आपके जो कराची की जो स्कूल की जो वो है एसोसिएशन है, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, सिंध की अलग है, हर सूबे की अलग है, उन सब ने बड़ा प्रोटेस्ट किया है कि जी हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं, हमें स्कूल खोलने दे आप, और हम मास्क पहनवाएंगे एंड वील हैव ऑल काइंड्स ऑफ कोविड एसओपीज, और आप स्कूल्स खोलें। तो वो तो बेस्ट एग्जांपल थी इस चीज की लॉबिंग की। सारे स्कूल जमा हो गए, सारे कॉलेज जमा हो गए कि जी हम बंद कर देंगे तालीम। तो जब तालीम बंद करेंगे तो जो ड्राइवर हैं, जो बच्चे आगे पीछे कर रहे हैं वो रोड पे आ जाएंगे, जो कैंटीन में सप्लाई कर रहे हैं वो रोड पे आ गए, टीचर रोड पे आ गए। समझ रहे कितना लोग अफेक्ट हुए हैं। और इस कोविड में कई इदारे बंद हुए हैं। They did not had sufficient funds to pay off their employees, क्योंकि स्कूल्स बंद है, फीस नहीं आ रही। जब मालिकान को फीस नहीं मिलेगी तो आप अपनी सैलरीज पे ऑफ कैसे करेंगे? हर बंदा थोड़ी खरीद सकता कैमरे और ये ऑनलाइन और माइक, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। और कोविड में ये सब बहुत महंगा हो गया, यकीन करेंगे आप। जो कैमरा 50 का था ना, मैंने लाखों रुपए का लिया कैमरा, लेकिन फिर भी कैफ की फीस
आगे चले, जबरदस्त, क्या बात है जी आपकी जी। A common method of influencing constituents is advocacy advertising. एडवोकेसी Advertising. जी, जुमला पूरा करें। Advocacy ads focus not on a particular product or service, like most ads, but rather on an organization's or company's view ये प्लीज पेन से खेलना बंद करे, बहुत बुरा लगता है मुझे जी। on controversial or एडवोकेसी एड, तू जज्बात लाके नहीं पढ़ा यार। एडवोकेसी एड फोकस नॉट ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस लाइक मोस्ट एड, बट रादर ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज व्यू ऑन कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल इश्यूज। बात समझ रहे हैं आप? ये सब्जेक्ट ना आपका रोजमर्रा के जिंदगी में शामिल है ये। अब आप मीडिया, जब आप मीडिया देखेंगे, न्यूज देखेंगे ना, तो आप इस पेस्टल मॉडल को ध्यान में रखिएगा। ये सब्जेक्ट इज बिल्कुल प्रैक्टिकल, तो इसमें इंटरेस्ट लें आप। एडवोकेसी एड्स ऑल्सो कॉल्ड इशू एडवर्टीजमेंट कैन अपीयर इन न्यूज़पेपर और टेलीविजन और अदर मीडिया आउटलेट्स। और आजकल तो दौर ही किसका है भाई? सोशल मीडिया का। एक खबर आ जाए तो बंदा आसमान से जमीन पर, और एक अच्छी खबर आए तो बंदा जमीन से आसमान पर। हालांकि मूवी में क्या है? तारे जमीन पर, हम क्या कर रहे हैं? बंदा जमीन पर, ठीक है जी। अच्छा, एक और भी चीज है, नेक्स्ट हेडिंग पढ़े, ये भी एक तरह की एग्जांपल है। trade association. अच्छा, जैसे अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे तो वी हैव ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, वी हैव ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स की एसोसिएशन है, मीडिया वालों की है, न्यूज़पेपर वालों की है। अगर आप ये कोलिशन नहीं करेंगे, अगर आप ये एसोसिएशन नहीं बनाएंगे, तो आपकी आवाज में दम नहीं होगा। फिर आपको लोग मिसयूज करेंगे, लोग आपके अगेंस्ट काम कर रहे होंगे, या लोग आपको वो फेवर नहीं देंगे। तो वी हैव मल्टीपल एसोसिएशन। आपका आज का होमवर्क है, तमाम लोग जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, आप गूगल करेंगे हमारे यहाँ कराची में या पाकिस्तान में कौन कौन सी इस तरह की एसोसिएशंस हैं, आप उसका नाम नोट करके लाएंगे। कम से कम कोई 5 आपने करना है, ठीक है जी। हालांकि यहाँ भी कुछ दिए हुए, स्टार्ट करो पढ़ना। Many businesses work through trade associations, ठीक है, कैसा? coalitions of companies इन द सेम or related industries जी, to coordinate their efforts in promoting common interests of the अच्छा, पढ़ते पढ़ते ना हम डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं। पड़ोस वाला तंग कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, कोनी मार रहा है, बड़ा फोकस करें आप। आपने ऐसे उंगली रखनी है और आपने पढ़ना है। ऐसे पढ़ेंगे, कल आपका एग्जाम है। अगर आप इस तरह नहीं पढ़ेंगे तो मैं बताऊं तैयारी नहीं हो पाएगी। फिर आप एंड में बोलेंगे सर आप बताएं कैसे पढ़ना है, जबकि टीचर क्लास में डिस्कस कर रहा था। अब ये मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं आपको। पड़ोसी तंग कर रहा है, आप सीट चेंज कर रहे हैं, आज दोस्ती खराब हो जाएगी, लेकिन आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसको जरा ध्यान में रखिएगा। पड़ोसी तंग कर रहा है, कोनी मारा, सीधा उसके गुर्दे बजा के जोर दुश्मन करके मारे, खत्म कर दें दोस्ती, लेकिन आप डिस्टर्ब ना हो प्लीज। चलें स्टार्ट। such as the Federation of Pakistani बहुत मशहूर है, ये बहुत मशहूर है हमारे यहाँ। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अदर एग्जांपल्स ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस इंक्लूड द ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, अमेरिकन बिजनेस काउंसिल है, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, और पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, पामा इसको बोलते हैं। समझ रहे हैं ये क्या है? ऑल पाकिस्तान, ये पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। इसमें कौन लोग हैं? कार मैन्युफैक्चरर्स, किया वाले भी होंगे, उनका भी नुमाइंदा होगा, सुजुकी का भी होगा, इंडस का भी होगा, होंडा का भी होगा, जो आपके डिफरेंट ब्रांड्स आ चुके हैं पाकिस्तान में। आपका एमजी वाले भी आ चुके हैं, आपका चंगान ब्रांड भी आ गया है, फिर आपका हेवल भी आ गया है, फिर चेरी भी आ गया है, पता नहीं कौन कौन आ गए। सोच रहा हूं मैं भी अब गाड़ी लॉन्च कर ही दूं, मैं कम से कम पैसे तो बढ़ाऊंगा उसके अंदर। ठीक है जी, आगे चलो। 3.3 managing the political environment. दिल तो दुखा है, इस पे पूरा गाना बन सकता है भाई जी। जी, The Public Affairs Department. मैनेजिंग द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझा सकता है मुझे हेडिंग से? है किसमें दम जो हेडिंग से मुझे पता है सर इसमें क्या होगा? मैनेजिंग द, आगे क्या लिखा हुआ है? The public. आप एक ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जी, ऑनलाइन कुछ क्या कर रहे हैं सर? एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग रिपीट कर दें, समझ नहीं आया, ठीक है जी मेरा भाई, आप फोकस नहीं कर रहे, लग रहा मुझे, लग रहा आपके सामने टीवी खुला हुआ और कोई इसमें पिक्चर चली हुई है और आप नेटफ्लिक्स भी साथ साथ देख रहे हैं जी। सिर्फ ये देखें, ये वाला फ्लिक्स देखें आप। हम एक ऐसी कंपनी है जो हमारा गवर्नमेंट से बड़ा वास्ता पड़ता है। हम एक ऐसी कंपनी, हम एक ऐसे इलाके में है जहां बड़ा गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, या हम एक ऐसी कंपनी जहां पर रोजमर्रा के ना पॉलिटिकल मामला तो हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि हमारा ताल्लुक ऐसे डिपार्टमेंट से विच आर एक्सट्रीमली पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड। तो फिर मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा डिपार्टमेंट चाहिए, या मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो वहां जाकर इन मामलात को हैंडल कर सके। मी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई कैन नॉट हैंडल दिस गवर्नमेंट प्रेशर्स, आई एम नॉट मेड फॉर दैट, आई कैन डू दिस। मेरा काम है, मैं टेक्निकली साउंड बंदा हूं, लेकिन अगर सामने कोई इस किस्म का बंदा है
जो सिर्फ ताल्लुकात से चलेगा, तो फिर मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट होने से या मेरे बड़मबाजी होने से या मेरे बड़े नाम होने से या मैं ऑडिट का बड़ा मशहूर टीचर, उससे कुछ नहीं होगा। आई वॉन्ट समवन हु कुड रिप्रेजेंट, आई वॉन्ट दैट फेस, उसकी बात हो रही, समझ रहे हो आप? ये बड़े बड़े इदारों में ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, उनका नाम ही होता है पब्लिक अफेयर्स डिपार्टमेंट। उनका काम ही क्या है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट कर रहे होंगे जी। In many organizations, the task of managing political activity falls to the Department of Public Affairs or Government Relations. जी, The role of the Public Affairs Department is to manage the firm's interactions with governments at all levels and to promote the firm's interests in the political process. जी क्या कह रहे हैं मोहम्मद? ये आखिरी सवाल बेटा, आपका नाम असल में पूरा नहीं आ रहा, अगर आप पूरा नाम बताएं। पीआर डिपार्टमेंट, हाँ, पीआर का मतलब है पब्लिक रिलेशंस। इसको भाई पब्लिक अफेयर्स डिपार्टमेंट भी कहते हैं और इसको पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट भी कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूं, ये वो डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट के मसाइल, जो पॉलिटिकल इस तरह के इन्फ्लुएंसेस या जो इस तरह के मीडिया के लोगों को हैंडल करने के लिए डिपार्टमेंट है। एवरीबडी कैन नॉट डू दिस। अगर आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जिसमें आईबी ग्रेजुएट्स हैं या लम्स के लोग हैं, या आपका फाइनेंस है जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, एसी से क्वालिफाइड बैठे हुए हैं, उनका काम थोड़ी है। फिर उस डिपार्टमेंट के लोगों का माइंड सेट ही डिफरेंट होगा। अब आपने HECP जाना है, आपने FBR जाना है, आप नैब, आपका बिजनेस ऐसा कि जहां नैब के नोटिस आ रहे होते हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए, या कोई ऐसा पॉलिटिकल केस है तो फिर उसको हैंडल करने के लिए आपको डिफरेंट फेस के लोग चाहिए, फिर आपको डिफरेंट माइंडसेट के लोग चाहिए। हजरत ये हमने मुकम्मल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा MFA के सिलेबस का चैप्टर नंबर 1। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैंने आपको एक एक्स्ट्रा हैंडआउट दिया था जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर दिया है। उस पर लिखा हुआ है कैफ 6 MFA। देखिए, मैं साजिद कपाडिया बीइंग द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट को अपने अंदाज से समझा सकूं। ठीक है, एक नया सब्जेक्ट है आपकी जिंदगी में और हम भी सेकंड टाइम पढ़ा रहे हैं उसको। ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग फॉर द पास्ट 24 इयर्स, बट स्टिल ये सब्जेक्ट एक नया है। इस सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए मैंने बहुत सारी किताबें देखी, मैंने खुद भी बड़ा होमवर्क किया और आप तक मैं ये सब्जेक्ट पहुंचा रहा हूं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको आसान कर सकूं, लेकिन इट्स टू वे ट्रैफिक। मैं बोल रहा हूं, आप खामोश हैं, मैं बोल रहा हूं, आप तफरी में लगे हुए हैं, आप क्लास में नहीं है तो मजा नहीं आएगा। तो आई वुड रिकमेंड कि आप हर क्लास के बाद मुझे फीडबैक भी दें। हाँ सर, आज मुझे बात समझ आई है, सर मुझे ये पॉइंट समझ नहीं है, आई एम ओपन फॉर दैट। सर इसको अगर आप यूं कर दें, आई एम ओपन फॉर दैट। हम लर्निंग अपनी बेहतर कर रहे हैं और इंसान जब तक कवर बनी जाएगा वो जिंदगी में सीखता रहेगा। तो आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। मैं आज तक सीख रहा हूँ। ऑडिट के 250 बैच पढ़ा दिए, लगता है पहला बैच पढ़ा रहा हूँ। तो आपका इनपुट, आपका फीडबैक, आपकी सपोर्ट जरूरी है। आपको समझ आ रहा है तो भी आप बताएं, आप कंफ्यूज हैं तो भी आप बताएं। लेकिन चूंकि ICAP कभी भी एक ही पेपर आया हुआ है, ऐसा ही है, हाँ है ना? आप हाँ ना तो बोला करें। अच्छा, मैं डिस्कस करूं, लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? जैसे आप मेरे एकदम से कुछ सींग निकल आए। आपकी आंखों को देख के पता क्या लगता है? आपने कुछ देखा है, लेकिन आप बता नहीं पा रहे आपने क्या देखा है। कुछ आपने ऐसा देखा ही देखा। तो भाई इस तरह की शक्ल ना बना, मैं भी डिमोटिवेट हो सकता हूँ। ठीक है जी, मुझे भी आपकी मोटिवेशन की जरूरत है। तो ये एक्स्ट्रा कंटेंट इज फॉर यू। मैं ये बोल सकता हूँ इंशाल्लाह भाई ये घर में पढ़ लीजिएगा और आगे बढ़ जाऊं। मैं ये काम नहीं करता। मैं क्लास में पूरी जान मारूंगा कि मैं थ्योरी को आपके दिल और दिमाग में उतार दूं, लेकिन 1 सेकंड ताली 2 हाथ से बचती। तो आपने छोटे भाई बहने बैठे हुए, आपने कोऑपरेट करना है, आपके चेहरे से लगे आप बात पिक कर रहे हो। ठीक है, अच्छा ये मैंने एक्स्ट्रा रीडिंग कंटेंट दिया। अभी हमने क्या मुकम्मल किया? P फॉर जी। जो बच्चे ऑनलाइन है, ये कागज आप तक आ गया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपके पास तो है नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही स्पीड में ये जो मैं पेज अभी पढ़ने जा रहा हूं, ये मैं दोबारा आपके सामने जो है ये आ गया। ठीक है जी, तो हम इस पेज को देख रहे हैं। तस्वीर सही नहीं आई है, ये मोबाइल सस्ता वाला है। हाँ, अभी इंशाल्लाह फीस बढ़ाएंगे तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह। और अभी फीस मुश्किल लग रहा है कि बढ़ाएं। हाँ, बहुत जल्द इंशाल्लाह हम आपको कहेंगे जी आप कैफ में एडमिशन लें, हम आपको पैसे देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ 2-3 इंशाल्लाह ऑलरेडी से करने वाले हैं कि जी हम आप पढ़े, हम आपको पैसे देंगे। ठीक है जी, जबरदस्त जबरदस्त जी, बहुत अच्छी बात है। तालीम को आम करो यार, आम करो तालीम को, अच्छी बात है। तालीम को क्या करो? आम करो। खाना महंगा करो। ठीक है जी, मादरत जी। हेडिंग पढ़ेंगे 2.5 से, ये एक्स्ट्रा कंटेंट है। पढ़ो, स्टार्ट करो। 2.5 Pestle analysis of the macro environment. There are many factors in the macro environment that will affect the decisions of the managers of any organization.
tax changes, new laws, trade barriers, demographic change, and government policy changes are all examples of methods. सर मैं असल में पिछली क्लास से ना बड़ा ही कंफ्यूज हूं, मैं बहुत बेचैन हूं सर। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये पढ़ाई से ताल्लुक है इस चीज का। सर बेटा क्या बेचैनी है आपको? सर मैं ना कंफ्यूज हूं कि माइक्रो और मैक्रो का क्या मसला है। तो मैंने आपको कंटेंट दिया अभी, इसमें से माइक्रो क्लियर हो गया, मैक्रो क्लियर हो गया। क्या कह रहा है वो कह रहा है टैक्स चेंजेस, न्यू लॉज, ट्रेड बैरियर्स, डेमोग्राफिक चेंज एंड गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, जो तेरे मेरे अख्तियार में। अब उसके बाद अगर आप सवाल करेंगे सर जरा कैन यू प्लीज रिपीट, ऑब्वियसली आई विल रिपीट, बट ये क्लास में डिस्कस हो गया। आगे चलो। To help analyze these factors, managers can categorize them using the Pascal model. This classification distinguishes. ठीक है, अभी हम इसी पेज पर रहेंगे, हम अगले पेज पे नहीं आएंगे। हम अगले पेज पर खाओ करो प्रॉमिस, हम अगले पेज पे नहीं आएंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ाई कौन सा फैक्टर है, पी। तो इसी पेज पर दिया हुआ है पी, पढ़ो पी। 2.5.1 Political factors. These refer to government policy such as the degree of intervention in the economy. What goods and services does the government want to provide? To what extent does it believe in subsidizing firms? What are its priorities in terms of business support? Political decisions can affect on many vital areas for business. ये पूरा पैराग्राफ अगर कोई कंफ्यूज था तो ये पैराग्राफ क्लैरिटी लेके आ रहा है। एज अ स्टूडेंट, मैंने 8 लाइनें पढ़ी हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल दे रहा हूं, हाउ आई क्वालिफाइड सीए। 8 लाइनें पढ़ी हैं। नाम क्या है? माज, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। आपका नाम क्या है? अहमद। कितने माशाल्लाह प्यारे बच्चे बैठे हैं, माज और अहमद। यार हम सर 8 लाइनें पढ़ते हैं ना सर, 2 लाइनें ना मुझे बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, बस वो 2 लाइन पकड़ ले। ये चौथी लाइन ना मेरी समझ नहीं आ रही, क्यों टाइम लगा रहा है? आगे बढ़ना, मूव ऑन। अगर तुझे कॉन्सेप्ट 2 लाइन से समझ आ गया तो शुड वी बी सेटिस्फाइड और नॉट? वी आंट। 2 लाइनें पकड़, कॉन्सेप्ट पकड़, आगे निकल। चौथी लाइन पिक हो गई, 5 की समझ नहीं आ रही, चौथी लाइन से कॉन्सेप्ट पकड़, आगे निकल। कैन वी डेवलप दिस अप्रोच? कैन वी डेवलप दिस अप्रोच? ट्रस्ट मी, फर्स्ट ऑर्डर में क्वालिफाई कर जाएंगे इंशाल्लाह। ये अंदर से बॉदरेशन, यार ये क्या होता है, वो क्या होता है, डोंट डू दिस। ये कितना जबरदस्त लिखा है, इसी तो कंटेंट निकाला है मैंने। ये कौन सा ऑथर है, कहां से, ये नहीं बताऊंगा मैं, ये एक्स्ट्रा कंटेंट निकाला है बस मैंने आपके लिए, ताकि आपकी बात दिल में उतरे। आगे चलो। Such as the education of the workforce, the health of the nation, and the quality of the infrastructure of the economy, such as the road and rail system. आगे चलो। Political risk is the probability that political decisions or events वर्ड would negatively जी affect the long-term security and profitability of an investment in a foreign country. बिल्कुल सही। आगे चलो। 2.5.2 The different types of political risk which could adversely affect the security and long-term profitability of direct foreign investment in a third world country are. यार रशिया और यूके और कनाडा और यूएस की जो कंपनीज हैं यार, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। सर ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्या होता है? थर्ड वर्ल्ड कंट्री वो होता है विच इज स्टिल डेवलपिंग। अगर मैं आपको इसका एग्जैक्ट बताऊं, अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री इज एन आउटडेटेड एंड ऑफेंसिव टर्म for a developing nation characterized by population with low and middle incomes. सर लेकिन हमारे यहाँ तो कराची में बड़ी स्पेंडिंग होती है, और सर लोग तो 10 लाख का जानवर भी लेंगे भी वगैरह जब आएगी। सर वो 1% भी नहीं है। जो आप शारा फैसल पर गाड़ियां देख रहे हैं, जो आप कोलाची और कबाबजीज पे लोग देख रहे हैं, जो आप डिफेंस लाहौर के जो है ना डिफेंस में जो मकान और गाड़ियां देख रहे हैं, वो हमारे मुल्क का बहुत कम परसेंटेज है। तो हम अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की डेफिनेशन में ही आते हैं। जो आप और मैं लोग देख रहे हैं, जो आप और मैं डिफेंस के बंगले देख रहे हैं, दैट द परसेंटेज इज आई थिंक लेस देन 5%। ठीक है, बात बड़ी क्लियर कर रहा हूं। विद लो एंड मिडिल इनकम्स एंड अदर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, तो ये होता है थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना क्यों नहीं चाह रहे? यार पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हुकूमत को कुछ पता ही नहीं है। आज हुकूमत ये, कल हुकूमत कोई और होगी, उनका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा जी कोई कंपनी में, कोई हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। वो जो हमने इतना बड़ा प्लांट लगाया है, किया वालों ने प्लांट पाकिस्तान में लगाया ना, हाँ जवाब दो ना यार। तो जितने चाइना के ब्रांड है, मतलब ये प्लांट पाकिस्तान में कराची में लग रहे हैं ना ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर, तो पैसा किसका लग रहा है, तुम्हारा या उनका? और आप उनसे कह रहे हैं जी ये उठाएं और ये कचरा करें और ये मुल्क से बाहर जाएं, वी डोंट वांट योर इन्वेस्टमेंट। बोलेंगे यार हम पागल के बच्चे हैं। अच्छा, अगर ही किसी पेरेंट कंपनी की या होल्डिंग 60% है, तो वो जो कमाएंगे
तो वो जो 60% का डिविडेंड है वापस कहाँ लेके, वहां लेके जाएंगे ना। स्टेट बैंक की आगे रेगुलेशन, खबरदार अगर इस मुल्क से $1 भी बाहर गया है, वो बोलेंगे भाई हमने तो सब्सिडी को लोन दिया हुआ है, तो लोन रीपे नहीं होगा, और लोन तो हमने दिए डॉलर्स के अंदर, जिसको हमने फिर पाक रुपये में कन्वर्ट किया, तो उनको हम पाक रुपीज देंगे, गड्डियां रबर में लगा के ये डॉलर देंगे। और स्टेट बैंक की आगे रेगुलेशन कि डॉलर फॉर द टाइम भी मुल्क में ब्ला ब्ला क्राइसिस है, डॉलर बाहर नहीं आएगा, नॉट इवन विद ऑफिशियल चैनल। वो बोलेंगे भाई प्रॉफिट्स कैसे हम बाहर भेजेंगे, वो हमारे डिविडेंड्स का क्या होगा, वो हमारे लोन का क्या होगा, वो इन्वेस्ट करेंगे आइंदा आपके मुल्क में। पढ़े, ये मैंने प्रीएम्बल सेट कर दिया, ठीक है, पढ़ो। Domestic instability. जी, Domestic instability relates to the risk of subversion, revolution, internal conflict, and government crisis. ठीक है। Number 2, foreign conflict. Foreign conflict pertains to the extent of hostility and disputes that a country has with other countries. Number 3, political climate. What is revolution? इनकलाब। ठीक है जी, आगे चले। Number 3, political climate. Political climate can be affected by radical shifts in government policies and can be influenced by the number of political parties, their level of maturity, political and economic agenda, and approaches towards free or restricted foreign investment. Political climate can be affected by radical shift in government policies and can be influenced by the number of political parties, the level of maturity, political and economic agenda, and approaches towards free और रिस्ट्रिक्टिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। पिछली हुकूमत बड़ा प्रमोट करती थी कि मुल्क में पैसा है, ये वाली हुकूमत कह रही नहीं जी सारे बाहर निकले, हम खुद ही डेवलप हो जाएंगे। अब इस किस्म का माइंडसेट होगा, और अगर उन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया तो आपके करंट जो लोग वहां एम्प्लॉयड है वो बेरोजगार हो जाएंगे। आज कितनी सारी जॉब्स आपकी इज बिकॉज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। हाउ मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर वर्किंग इन मल्टीनेशनल्स, हाउ मेनी पीपल आर लिविंग देयर मंथली, जो उनका खर्चे हैं वो कहां से निकल रहे हैं, बिकॉज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। तो ये आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, तो ये तो चल रहा है। सीपैक ने कितने लोगों को आपने जॉब्स दी हैं, कितने हमारे लोग वहां एम्प्लॉयड हुए हैं बिकॉज ऑफ दैट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे चलें। Economic culture. जी, Economic culture refers to the risk of significant shifts in policies concerning government involvement and control of economic activities, as well as financial markets. एक मिनट रुकना, ऑनलाइन वाले बच्चे, आपको उस बच्चे की आवाज आ रही है, समीर की आपको आवाज आ रही है? जरा काइंडली अपना फीडबैक दें ताकि ऐसा ना हो कि आपको आवाज ही ना आ रही हो। जी, अगर आपको कहीं भी बेटा किसी पॉइंट पे लगे कि सर आवाज ऑडिबल नहीं है तो आपने मुझे बताना है, ठीक है जी। जब बच्चा रोएगा तो अम्मा पैम्पर चेंज करेगी ना बेटा। एग्जाम्पल थोड़ी अजीब सी लेकिन एग्जाम्पल सही थी बेटा। तो जहां आपको लगे ना कि सर तकलीफ है तो आपने फौरन से क्या करना है, ओ है, ठीक है। तो फिर मैं बंदा यही रखूंगा, जरा इनकी वॉल्यूम में बढ़ा दूंगा, ठीक है बेटा, शाबाश जी। अब तक आप ठीक पढ़ रहे हैं जी। Including currency फ्लक्चुएशन, डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है आपका जी, inflation, महंगाई बहुत हो गई आपके मुल्क में। repatriation of capital. हाँ, खबरदार अगर आप इस मुल्क से पैसा बाहर लेके गए और भाई तो डिविडेंड्स का क्या होगा, वो जो हमें अपनी इक्विटी दोबारा चाहिए वो कैसे लेके जाएंगे? नहीं जी नहीं, गवर्नमेंट ने मना कर दिया। ये सारे पॉलिटिकल मसाइल बता रहा जी। Regulation of prices of essential inputs and development and maintenance of. आपने फला प्रोडक्ट के इंपोर्ट पे लगा दी पाबंदी, आपने फला इंपोर्ट पे लगा दी ड्यूटी, अब आप मुश्किल में आ गए। ये सारे क्या है, ये ऐसा एकदम से इकोनॉमिक कल्चर चेंज हो गया जहां इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये सब पॉलिटिकल रिस्क हैं। ये किसी भी कंपनी के लिए क्या है, पॉलिटिकल। एक कंपनी जिसका काम ही लोकल बिजनेस है वो यहीं से लोकल माल परचेज करती है, लोकल बेच देती, तो मसला नहीं है। लेकिन अगर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी इंपोर्ट भी बाहर से हो रही है और एक्सपोर्ट भी बाहर कर रहे हैं तो फिर आपके लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। आगे चलो, शाबाश। Number 5, level of corruption. जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे कहें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, A to Z इस मुल्क में कोई करप्शन नहीं। मुझसे बड़ा इस वक्त झूठा आदमी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आगे चलें जी। जी, Level of corruption refers to the degree to which the various institutions, including the government, are perceived to be untrustworthy, जबरदस्त जी, open to bribe, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ रिश्वत है ही नहीं। and रिश्वत हमारे यहाँ, क्योंकि रिश्वत तो हमारे यहाँ बिल्ट इन इनहेरेंट लिमिटेशन है, तकरीबन हलाल हो जाएगी इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में, ठीक है जी। ये जो आप जगह जगह गाड़ी रोक के जो आप पैसे दे रहे हैं 20 रुपए 30 रुपए, ये रिश्वत है। इसके पीछे पूरा माफिया है, इलाकों के ठेके हैं। इस इलाके का तकरीबन 2 करोड़ का ठेका है, मैं दिलवा दूं आपको ठेका, बताएं किस इलाके का चाहिए आपको। उस पूरी चेन ऑफ रिश्वत है अल्हम्दुलिल्लाह, सब ऊपर से लेके नीचे। और अल्लाह पाक ने इतनी बरकत दी, यकीन करें इतनी बरकत है, इसको मिल के खा रहे हैं ना। आगे चलेंगे, आप अगर हमारा नोट देखें
उस पर कायदे कितने, उस पर अगर आप देखें कौन सा कायदे को कितने इत्मीनान में खड़े हुए हैं, यूं खड़े हुए हैं, खाओ मेरे बच्चों। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, मुल्क खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही, चेक करो तुम कितने प्यार से खड़े हुए, खाओ मेरे बच्चों। जी आगे चलें। And involved in various types of fraudulent and unethical. हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा करम है मालिक का। मैं जो भी कह रहा हूँ इंतहाई झूठ बात कर रहा हूँ, ठीक है जी हजरात। ये हमने क्या मुकम्मल किया, ये मैंने आपको कुछ पॉलिटिकल रिस्क के मैंने आपको फैक्टर बताए जी। जो ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा आप इस बात को इतराफ करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ रिश्वत नहीं है, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं, बेटा कंफर्म करते हैं, शाबाश जल्दी। आप जब तक कंफर्म नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जी। नहीं जवाब ही नहीं दे रहा, कह रहे क्या जवाब दें, सो गए हैं जी। ये सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, सारे इसमें बिजनेस वाले लोग हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सबसे बड़ी एसोसिएशन आपके यहाँ। अच्छा अब आप आए जरा नेक्स्ट, उसके ऊपर मैंने एक सवाल दिया था आप, ठीक है हाँ यस सर आप सही कह रहे हैं, ठीक है जी शाबाश। अच्छा जी तीसरा हैंडआउट निकालें जी, जिसपे लिखा हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिटिकल रिस्क। आए जी मैं आपको हल्का सा डेमो दूं कि एग्जाम में सवाल कैसे बन सकता है। आहा शाबाश, किसका वो हैंडआउट नहीं है जी, 10 रुपए का बट 10 रुपए का जी, ऐसी कमाल है, बहुत तकलीफ है भाई। चलें जी अल्लाह आसानी करेंगे जी, हर मुश्किल के बाद ठीक, हर सहरी के बाद इफ्तारी, जबरदस्त। चले ये नया लगा मार्केट में, हर सहरी के बाद और हर इफ्तारी के बाद, और ये समझना कि ये आखिरी सहरी, जो खा सकते हो खा लो जी। हजरत पहला सवाल करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिटिकल रिस्क। एक हल्का सा डेमो दे रहा हूं कि भाई अगर इन फैक्टर्स पर अलग अलग सवाल बनेगा तो वो सवाल कैसे बन सकता है। सर क्या सवाल कंबाइंड भी बन सकता है? जी हाँ, और आपकी इत्तला के लिए आपके पेपर में 15 नंबर के एमसीक्यूज भी हैं, ये मैंने पहली क्लास में बताया था। सर तो अगर हम एमसीक्यूज की बात करते हैं तो क्या जो आपका बीएम वाला पार्ट है क्या वो भी एमसीक्यू में आ सकता है? जी हाँ। सर क्या आप उसकी प्रैक्टिस कराएंगे? जी हाँ। सर क्या एमसीक्यूज में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों आ सकते हैं? जी हाँ। सर क्या अभी हम कर सकते हैं? जी नहीं। कब करेंगे? जब हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है शाबाश, स्टार्ट करेंगे। बहुत समझदार बच्चे आप लोग जी, ये मैं सच बोल रहा हूँ जी। पढ़ें। Number 1, foreign direct investments and political risk. जी Competition for attracting direct foreign investments among countries has always been intense. ठीक है। Countries such as Singapore, Malaysia, and Cyprus have been able to satisfactorily fulfill the requirements of the foreign investors and achieve significant growth through these investments. ठीक है। However, a large number of third world countries have not been so successful in attracting direct foreign investments, mainly due to high level of political risk perceived by the prospective investors required. इत्तेफाक है कि कोविड से 1.5 महीना पहले मैं बैंकॉक में था, तो तकरीबन मैं 21-22 दिन रहा। एक्चुअली इतने बैचेस पढ़ाते में इतना एग्जॉस्ट था, मैं थका हुआ था। तो लेकिन अगर इफ यू लव ओशंस एंड इफ यू लव आइलैंड्स देन बैंकॉक इज योर डेस्टिनेशन। यार आप लोग हंस रहे हो यार मैं नहीं खेल रहा, मैं नहीं बात कर रहा था। तो मैंने वहां पर ये ऑब्जर्व किया, द एंटायर इकोनॉमी ऑफ बैंकॉक इज बेस्ड ऑन फॉरेनर्स। यस सर। समझ रहे? चल अब आपने बात का मजा खराब कर दिया। हजरात मैं कुछ समझा रहा था, इनकी वजह से मैं समझा नहीं पा रहा आपको। इसको हम डिस्कस करेंगे ऑडिट की क्लास में इंशाल्लाह, ठीक है जी। सर आगे बढ़ जाए, इन्होंने सारा मेरा मूड खराब कर दिया। रिक्वायर्ड। Number 8. Explain what is meant by the term political risk. दोबारा पढ़ो। Explain what is meant by the term political risk in the above context. ठीक है, सेकंड भी पढ़ लो। B. What are the different types of political risk which have to be considered by a prospective investor while evaluating opportunities of direct foreign investment in a third world country? What are the, अभी कुछ देर पहले मैंने क्या पढ़ा है? यही तो पढ़ाया था। ऐसे थोड़ी, अगर एक टीचर एक चीज पढ़ाए और फिर उस पर सवाल बन जाए तो क्या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। ये ऑडिट के हर पास पेपर में होगा इंशाल्लाह। ये आप देखते जाएं कि आपकी तैयारी कैसे होगी इंशाल्लाह, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल रिस्क व्हिच हैव टू बी कंसिडर्ड बाय प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर व्हाइल इवैल्यूएटिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री।
श्रीलंका को यहाँ इन्वेस्ट करने में क्या खतरा लाग हैं, और जनाब रशिया को क्या खतरा लाग हैं, और चाइना को क्या खतरा लाग हैं, या किसी और कंट्री को क्या खतरा लाग, ये बात कर रहा है। ठीक है जी, जरा अभी नीचे आंसर दिया, आंसर मत देखें, जरा 1-2 मिनट लगाएं और जरा सोचेंगे आपके जहन में क्या आ रहा है, पॉलिटिकल रिस्क क्या हो सकते हैं। अभी कुछ देर पहले पढ़े, यू कैन गो बैक टू द हैंड आउट, जो भी कुछ देर पहले कागज पढ़ा, यू कैन ऑल गो बैक एंड रेफर जल्दी से जरा। जी जरा आंसर पाए मेरे दोस्त समीर, आंसर पाए जी। हजरत हम इसका आंसर देख रहे हैं, ठीक है जी, स्टार्ट। पहले क्या पूछा था, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म, जो ऑनलाइन है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म, पढ़ो शाबाश। ये छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। ए, ट्यूटोरियल नोट्स घर में पढ़ लेना, कुछ चीजें मैं जान के कहूंगा घर में पढ़ना, ताकि घर में कागज खुले। 5-10 मिनट पढ़ना पड़ेगा, डील डन है भाई जी। पौका पढ़ाएंगे आप जी, पढ़ा। Political risk is the probability that political decisions or events would negatively affect the long-term security and profitability of an investment in a foreign country. बिल्कुल ठीक है भाई। अब पढ़ो बी। बी में क्या कह रहा था, मैं सवाल दोबारा पढ़ देता हूँ। कह रहा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल रिस्क व्हिच हैव टू बी कंसिडर्ड बाय प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर व्हाइल इवैल्यूएटिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन अ थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, पढ़ें जरा। B. The different types of political risk which would adversely affect the security and long-term profitability of direct foreign investment in a third world country are. पहला, Number 1, domestic. आपका मुल्क स्टेबल ही नहीं यार, मैं तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा भाई, ठीक है ना, कुछ पता ही नहीं यार, कल को पैसा डूब जाए फिर हम क्या करेंगे, हुकूमत चेंज हो गई तो हम क्या करेंगे। पढ़ो जरा। Domestic instability relates to the risk of subversion, aggressive activity aimed to destroy the country. हाँ, उसका मैंने मीनिंग बताया, व्हाट इज सबवर्जन, एग्रेसिव एक्टिविटी एम टू डिस्ट्रॉय द कंट्री। तो जब कंट्री में मार धाड़ होगी, तोड़ फोड़ होगी, तो हमारे एसेट भी तो फिर तबाह होंगे ना यार। आप याद करें जब वो बीबी शहीद हुई थी तो कराची का क्या हाल था, आपके सामने था वो, किस तरह। मैं उस टाइम सीमेंस पाकिस्तान में, हम वी आर स्टक अप, और हम रात को वहां से निकले 3 बजे, और जब मैं वहां से रात को 3 बजे निकला तो मुझे जिंदगी में इतना डर और खौफ नहीं था जितना मुझे उस रात को था। और जब मैं सीमेंस की चौरंगी से निकला साइड एरिया से, तो रास्ते में गाड़ियों को आग लगी हुई, लगा रहा कि मैं किसी जंग के मैदान से निकल रहा हूँ, और इतना डर और खौफ था। सारी गाड़ियां सीमेंस की हैजर्ड ऑन करके पी करके फौरन से भागे, 15-20 निकली गाड़ियां, और हम अपने अपने पर घरों को रवाना पे। तो उस वक्त अंदाजा होगा यार कितना ये कैसे हो गया हमारे शहर में, इट वॉज लाइक अ डिजास्टर। तो मुझे बताएं कि आप ऐसे शहर में, ऐसे मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहोगे। बहरहाल वो एक अजीब सी खौफनाक रात थी। अल्लाह ताला आइंदा वो मौका, वो लम्हा दोबारा हमारे शहर में ना आए जी। ठीक है, पढ़ें जी आगे। Revolution, internal conflict and government crisis. ये अच्छा, अगर मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करूं, अगर मैं डोमेस्टिक इनस्टेबिलिटी का पॉइंट याद कर लूं तो बाकी मैं लिख सकता हूं। अगर मैं ये वर्ड याद कर लूं, डोमेस्टिक, कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लिया करो। कीवर्ड्स थ्योरी के पेपर में, कीवर्ड्स ऑडिट के पेपर में भी, थ्योरी में पूरे जुमले में भाई अहमद याद करने की, भाई माज याद करने की जरूरत, कीवर्ड्स पकड़ लो, आगे चलो। नेक्स्ट, foreign conflict. Foreign conflict pertains to the extent of hostility and disputes that a country has with other countries. दो कंट्रीज की आपस में ना टसल चलती रहती है, ठीक है ना, लाइक वी हैव विद आवर नेबर कंट्री। ठीक है, मूवीज हम उनकी देखते हैं ना, मेहंदी पर गाना उन्हीं का होगा, ठुमके उसी पे लगेंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, देयर इज अ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है जी, बहरहाल। Number 3, political climate. जी, Political climate can be affected by radical shifts in government policies and अच्छा सर, व्हाट इज रेडिकल शिफ्ट? Radical change refers to a change that occurs relatively fast and modifies the essence of social structures and organizational practices. Specifically, this type of change affects the resources, norms, and interpretive schemes of groups and individuals. अचानक से रातों रात ऐसी पॉलिसी आ गई कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया एकदम से। रेडिकल का मतलब बहुत स्पीड में। तो अगर मैं सिंपल बताऊं, कोई ऐसी तब्दीली जो रातों रात बहुत स्पीड में हो जाए, उसको बोलते हैं रेडिकल शिफ्ट। जी, and can be influenced by the number of political parties, ठीक है, their level of maturity, political and economic agenda, and approaches towards free or restrictive foreign investment policy. ठीक है जी। Number 4, ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा सवाल में साथ हैं हमारे, आगे चलें। number 4, economic culture. ठीक है जी। Economic culture refers to the risk of significant shifts in policies concerning government involvement and control of economic activities, जी, as well as financial markets, including currency fluctuations, inflation. डॉलर आपके सामने है, इतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी है कि प्राइसेस देखे ना, कभी सोचते थे कि गाड़ी की प्राइस
2-2 महीने में चेंज होगी। मैं पिछले हफ्ते गया हूँ सिविक देखने के लिए, मैंने कहा चलो यार देखते हैं, जरा मूड बन रहा था, लेकिन वो उसका शेप मुझे इतना फैसिनेट नहीं किया। और अगर आप रोड पे सिविक देखेंगे तो ऐसा लग नहीं रहा कि सिविक गुजर गए बराबर से। जो पुराना शेप है ना उसका, एक रोड, उसका रोड वेटेज था, एक लग रहा अभी गाड़ी, यार क्या गाड़ी का शेप है। अभी मैं कुछ 7 दिन पहले गया, 8 दिन पहले, तो प्राइस थी स्पोर्ट्स की, RS स्पोर्ट्स की 6.1, अभी वो 6.3 की हो चुकी है। डॉलर उस वक्त था 181.2 का, $8 184 था। तो अगले हफ्ते फिर प्राइस चेंज हो जाएगी। अंदाजा लगाएं आप, प्लान कैसे करेंगे, आप कॉस्टिंग कैसे करेंगे, आपको वारा कैसे खाएगा। बहरहाल एक सवाल है लम्हा फिक्रिया। और इस वक्त जो हमारे मुल्क में इकोनॉमिक जो पॉलिटिकली चल रहा है, इस वक्त हम जो पी पढ़ रहे हैं वो आपके सामने है। आर वी फोकस्ड ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट? नो। आर वी फोकस्ड ऑन बिजनेस डेवलपमेंट? नो। आर वी फोकस्ड ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी? नो। वी हैव आवर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट। अल्लाह अकबर, अल्लाह आसानी करे जी, आगे चलें। Repatriation of capital and रिपेट्रिएशन ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड्स। यूनिलीवर कह रहा है भाई हमारी 80% होल्डिंग है, हमें पैसे विड्रॉ करने हैं, हमारी लोन की रीपेमेंट है, हमारे डिविडेंड्स हैं। नहीं जी, आप पैसे बाहर लेके नहीं आ सकते, वो आइंदा इन्वेस्ट करेंगे आपके मुल्क में, नहीं करेंगे। आगे चलें। regulation of prices of essential inputs and development and maintenance of infrastructure. ठीक हो गया। Number 5, level of corruption. अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। Level of corruption refers to the degree to which the various institutions, including the government, are perceived to be untrustworthy, open to bribes, and involved in various types of fraudulent and unethical practices. ठीक है, मैं अगला सवाल पढ़ा रहा हूँ। अगला सवाल आपको होमवर्क के नीचे आंसर दिया हुआ है, लेकिन आप घर में ट्राई करेंगे। देखो बहुत ज्यादा मैं क्लास में पैम्परिंग करूंगा तो आप ना बिल्कुल बेकार हो जाओगे, तो प्लीज माइंड नहीं करना मेरे भाई बहनों। थोड़ा सा मैं आपको बर्डनाइज करूंगा, आप घर में एक का सवाल तो देखो, कैन वी डू दिस। सर अगला सवाल पढ़ें। एक और सवाल आज के इस सेशन का, MFA का दूसरा सवाल जी, पढ़े चावश। Number 2, political risk. A. Accurate Engineering Limited is a company located in Europe and is engaged in the business of manufacturing a wide range of high precision metallurgical components ठीक है for the automobile, medical equipment and miscellaneous engineering industry. जी। The company's customers are sensitive to quality and require components conforming to most stringent tolerance standards. The company is presently incurring high labor costs and is considering a proposal to locate a portion of its facilities in Asia to achieve cost economies required. Narrate at least 6 different types of political risk which should be considered by Accurate Engineering Limited while evaluating an investment involving substantial capital with long. Narrate at least 6 different types of political risk which should be considered by Accurate Engineering Limited while evaluating an investment involving substantial capital with long term implication. ये सवाल दिया हुआ है, इसका आंसर भी दिया हुआ है। घर में अभी चैप्टर जब रिवाइज करेंगे तो आप इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जरा एक और देख लें जी, नंबर 3 में आए जरा, शाबाश। Number 3, Pastel model. अब देखें ये छोटे छोटे टीजर करा रहा हूं मैं आपको, और ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि अभी हमारे पास ICAP का कोई एग्जाम बैंक मौजूद नहीं है। तो आप इसको अप्रिशिएट करें कि टीचर जो भी सवाल करा रहा है वो कहीं से लेके आ रहा है आपके लिए। अब उसको अगर आप प्रैक्टिस ना करो, आप फोकस ना करो, बुक का कंटेंट, मैं लाइव जा रहा हूं, मैं कमेंट नहीं कर रहा, बट इट्स नॉट दैट वेरी गुड कंटेंट है, बट वेरी गुड कंटेंट नहीं है। उसको मैंने वेरी गुड बनाना है आपके लिए। तो आपने अप्रिशिएट कैसे करना है, आपने ताली नहीं बजानी कि सर वाह वाह सर मजा आ गया, सर मजा आ गया। आप घर जाकर पढ़ेंगे उसको। कैन वी डू दिस? ठीक है जी। सर पढ़ ले 3A 3B 3C। तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ सोशल एंड कल्चरल, और 2:20 पे मैं इंशाल्लाह क्लास ऑफ करूंगा। 3 क्लासेस हैं ताकि ऑडिट की क्लास में भी तवा नहीं रहे, वहां ज्यादा दम लगता है, थ्योरी मजीद खतरनाक है उधर। जी सर पढ़े। Number 3, Pastel model. Identify a model that can be used to carry out a strategic position analysis of the industry in which. Identify a model that can be used to carry out a strategic position analysis of the industry in which an entity operate. आंसर क्या है जी? नहीं, यहाँ कुछ और है जी। ये जरा देखें क्या दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, पार्क करने फिलहाल, अभी चलें आप जरा। B. Pastel is a model for carrying out a position analysis of environment within which an entity operates. What does Pastel stand? अच्छा ये सिंपल सवाल था, ठीक है, टीजर क्वेश्चन नहीं है। सी पढ़े जरा। C. There are several global oil companies such as ExxonMobil एंड ब्रिटिश पेट्रोलियम PLC use the Pastel model to identify environment factors that will affect the strategic planning of such companies. अब इन्वायरमेंट फैक्टर्स जो है ना वो हमारे इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट से मतलब यहाँ ये वाला ई नहीं है, इन्वायरमेंट से मतलब ये वाला ई नहीं है, ठीक है।
इस सवाल को भी आप पढ़ेंगे, इसका आंसर नीचे दिया हुआ, आप घर में ट्राई करेंगे। ए वाले पार्ट को फिलहाल पार्क कर दे, वो आगे जाके बताऊंगा। सिर्फ तुम्हें बताने का मकसद था कि इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है हजरात, ये हमने मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड क्लास के अंदर विद ऑल द बेस्ट बेसिक्स दैट आई कुड डिलीवर, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 मुकम्मल कर लिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और चैप्टर, नाम है उसका मैं समझता हूं दी मोस्ट इंटरेस्टिंग है, जहां आपने ज्यादा बात करनी है, सोशल एंड लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है जी, अब हम इस वाली बात पे आ गए, सोशल एंड लीगल एनवायरनमेंट। अगर मैं आपको एग्जैक्ट चैप्टर्स का रेफरेंस दूं तो आपके हैंडआउट के फर्स्ट पेज में अगर आप आएंगे, सर याद क्या करना है वो बता दें। बट अभी आपने मेरा भाई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑडिट में भी रिपीट कर रहा हूं, अभी आप चैप्टर को दोबारा एक बार पढ़ सकते हैं। जो अभी मैंने हैंडआउट आपको एक्स्ट्रा कंटेंट दिया था, उसमें जो पॉलिटिकल रिस्क के अंदर 5 पॉइंट्स थे। डोमेस्टिक, रिपीट करो, डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी, फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल क्लाइमेट, इकोनॉमिक कल्चर, लेवल ऑफ करप्शन। क्या तुम ये हेडिंग याद कर सकते हो? याद कर लो। क्या तुम पॉलिटिकल की बातें समझ सकते हो? फिलहाल वो तुम समझ लो बस, फिलहाल अभी तुमने ये काम करना है। ठीक है जी, तो आई होप आई हैव आंसर्ड अ क्वेश्चन। बाकी बातें बाद में करेंगे, थोड़ा कंटेंट जरा कवर कर लें बच्चा, फिर बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल हेडिंग्स को आप बस ध्यान में रखें। ठीक है जी, मारा भाई, मेहराब या मेहराब, ये मेहराब नाम लिखा हुआ फिलहाल। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट हैंडआउट पाएंगे जी, जरा पढ़ना शुरू करें। Strategic position, environmental analysis, the nature of personal analysis. There are 6 categories of environmental influence. Political environment. चैप्टर 1 में दिया हुआ है, पढ़ो पढ़ो। ये social factors and their influence on business. आप ई का आपने क्यों मिस कर दिया? आप अपनी सीक्वेंस फॉलो करें। C, political environment, E, economic and ये हमारे चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है, आगे चलो। social and cultural environment. ये हमारे सिलेबस का चैप्टर नंबर 3 है, तो हम आज बेसिकली क्या शुरू करने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 3, आगे चलो। Technological environment, chapter 5. ठीक है, आगे चलो। Ecological influence, environmental influence or factors. ठीक है, Legal environment, chapter 3. ठीक है। इसका मतलब है कि पेस्टल के 2 मॉडल्स जो हैं, सोशल और लीगल, कि हमारे सिलेबस के एक ही चैप्टर नंबर 3 में दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब जरा स्टार्ट करें तो मैं इस पे बात करना शुरू करता हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इसको मैंने सेलेक्ट किया है, और पिछले बैच में भी मैंने इसको सेकंड नंबर पे ही रेट किया था और वहीं से बात शुरू की थी, ताकि कम से कम ऐसे चैप्टर्स हो जहां आपका भी इंटरेस्ट बहाल हो जाए और आप लॉजिक समझना शुरू करते हैं। जरा पढ़िएगा, मैं फिर बात करता हूं आपसे 2 मिनट बाद जी। Social factors and their influence on business. Businesses operate in and for the society. Therefore, nature, values, and culture of a business should be a direct reflection of the society in which it operates. ठीक है, A business manager should be well versed with the external social environment and changes expected over time. ठीक है, Business organizations need to respond to changes in society, including demographic changes. If they do not, they will continue to offer products and services that are increasingly less relevant to the needs of customers. ठीक है। Example: social, cultural, and demographic factors are. रुक जाओ जी हजरात, थोड़ा सा मैं टॉपिक का प्रीएम्बल सेट करता हूँ। ठीक है जी, 10-15 मिनट है हमारे पास, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल्स पढ़ लो, अगर तुम ये पढ़ना चाह रहे हो एग्जाम्पल्स पढ़ लो। एग्जाम्पल: सोशल, कल्चरल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स आर। सर व्हाट इज डेमोग्राफी? बताता हूं, होल्ड। मैं चाह रहा हूं जरा पहले कुछ अंग्रेजी पढ़ लेंगे, पढ़ो आगे। Number 1, outing and dining out habits of a particular area. अल्हम्दुलिल्लाह, कराची में डाइनिंग आउट हैबिट्स, हफ्ते को घर में खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तरह के अल्लाह माफ करे समझने का हरामी है, नहीं, हफ्ते को तो पूरी कौम को खाना हरी खाना। पैसे नहीं हो, घर में गाड़ी नहीं, उधार मांग के जाएंगे आप, कॉलेज की फीस बाद में दे लेंगे यार, पहले खाना जरूरी है। और अगर आप एक बार कोलाची या कबाबीज नहीं गए, आप खानदान में क्या मुंह दिखाएंगे यार? क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को? आप कबाबीज नहीं गए, फिनारी जहन्नम जी। ठीक, आगे चले। Number 2, social media addiction. अल्हम्दुलिल्लाह हम बुरी तरह एडिक्ट हो चुके हैं। ठीक है जी। Number 3, domestic traveling and international. हर साल बैंकॉक क्या करें, जरूरी है। ठीक है, Especially in जनवरी फरवरी में बैंकॉक जाएंगे, मई जून में उम्रा कर लेंगे, अल्लाह खैर से अल्लाह एफर्ट नलिफा होगा ना। तो पहला ट्रिप कहाँ का होगा? सेकंड ट्रिप कहाँ का होगा? फिर आप चलेगा दिसंबर में दुबई, खराब हो गया, फिर उम्र में जाना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं आप?
जी लड़के पिक कर रहे हैं, आगे चले। हाँ especially in summer and winter vacations. आप कहाँ जाएंगे आप लोग? मनोड़ा, गारो, ठट्टा, मैं कहाँ जाऊंगा? आगे चले जी। Number 4, people interested and concerned with their looks when attending social gatherings. बिल्कुल ठीक है। Number 5, लुक्स ठीक है जी, people concerned about health and weight, ठीक है जी। interest in fitness, healthy eating and diet has increased. अच्छा अब ये टॉपिक है क्या, जरा सा मैं इसका प्रीएम्बल सेट करूं थोड़ा सा। पहले तो आप ये समझें कि अगर मैं कुछ टर्म्स आपको क्लियर करूं, इस पे सवाल बड़ा अच्छा बन सकता है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको बड़ा एंजॉय करेंगे और आपको मुझे इनपुट भी चाहिए, ठीक है जी। हमारे माशरे की सोशल वैल्यूज, ठीक है ना। बीच में एक जमाने में एक मार्केट में मशहूर होगा जी, लेज में कुछ ऐसा है जो कि ठीक नहीं है और अल्लाह माफ करे जैसे प्रॉब्लम। मरहूम जुनैद जमशेद साहब उन्होंने लगाया इसके ऊपर, हर टीवी पर और रेडियो पर जुनैद भाई की आवाज आ रही है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कि जी ये जो लेज में प्रोडक्ट है और ये कंप्लीटली हलाल है और फलाना, उनका अपना एक जो अंदाज था उनका माशाल्लाह। व्हाई वाज दिस क्लैरिफिकेशन बीइंग गिवन? हमारे लोगों का माइंडसेट चेंज होने में देर नहीं लगती है, बड़े खतरनाक लोग हैं हम। वी कैन बी एक्सट्रीमिस्ट इन सेकेंड्स। पेप्सी में तो वो है हल्का सा, ये फैला लो, फिर देखो पेप्सी का हाल, लोग पेप्सी भी ना छोड़ देंगे, लोग पागलों पे आ जाएंगे। हमारे यहाँ कुछ चीजें सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। आज भी हमारे दावतों में ना खवातीन और हजरात की ड्रेसिंग का एक डेकोरम मेंटेन्ड है। वी डू नॉट सी पीपल कमिंग इन शॉर्ट्स, वी डू नॉट सी वुमेन स्लीवलेस। आज भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जिस माशरे में रहते हैं ना, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे माहौल में रहते हैं और जहां हमारी कुछ वैल्यूज हैं कि हमारी बहन बेटियां माएँ किस लिबास में आ रही हैं या हमारे मर्द किस लिबास से बाहर जा रहे हैं, ये हमारी सोशल वैल्यूज हैं। कबाबजीज और कोलाचीज और जिनसॉय, जो भी हमारे शहर के ब्रांड्स है, जो बच्चे कराची के बाहर के मुझे नहीं पता लाहौर दामाद के क्या ब्रांड्स हैं, बट मैं स्पेसिफिक कराची की बात कर रहा हूँ। बड़ा कौम को पसंद है जी कबाबजीज, ठीक है जी। हाईवे पे जो मैं भी इत्तफाक एक ही बार गया हूँ और मुझे अंदाजा हुआ कि हाँ जी बहुत अच्छा खाना है, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। हर महीने या हर 2 महीने में आप शायद एक बार जा सकेंगे, बट यू कैन नॉट गो एवरी वीकेंड और बहरहाल अगर ये खबर आ जाए कि जी कबाबजीज में एक ऑप्शन दिया हुआ ड्रिंक्स के अंदर, यू कैन ऑल्सो हैव हार्ड ड्रिंक्स, और अगर वहां पर उन्होंने बोतलें आम कर दी कि जी अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चल पड़े हैं तो वी कैन सर्व वाइन एज वेल, सर जूते पड़ेंगे इनको, लोग आना छोड़ देंगे। हमारी कौम का अल्हम्दुलिल्लाह ये माइंडसेट है। हम बहुत बुरे हैं, हम बहुत सारे गुनाहों में, बट हमारी कौम में ना एक क्वालिटी है, नहीं तो नहीं, ऐसी कि तैसी। यार क्या हमारे माशरे में आज किसी रेस्टोरेंट में ओपनली वाइन, क्या ये सोशली एक्सेप्टेबल है? जवाब दो मुझे। ये हमारी वैल्यूज हैं। मैं अगर एकदम से 3/4 शॉर्ट्स में आ जाऊं या मेरी टी शर्ट टाइट और यहाँ चेन लगा, बोले यार हाँ, एक बार बोले वाओ सर यू लुकिंग सो है, लेकिन आपको बुरा लगेगा। सर आपकी सुलिया मांगा, प्रिंसिपल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपकी अपनी एथिकल वैल्यूज हैं, ये हमारे सोशल नॉर्म्स में नहीं है, ये हमारे नॉर्म में नहीं है। जो चीजें हमारा माशरा आज एक्सेप्ट नहीं कर रहा या जो चीज हमारा माशरा एक्सेप्ट कर रहा है वो हमारी सोशल वैल्यूज एंड बिलीव्स हैं। ठीक, एक बात तो मैंने ये कर दी। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का जो उर्दू में वर्ड है उसको कहते हैं आबादियाती। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन and particular groups within it, analysis of data relating to the population। एग्जांपल देता हूं मैं, आप फिर आप लिख लीजिएगा अपने पास, बल्कि अगर आप चाहें तो ये जुमला लिख लें आप, अगर आपको है लिख लें आप। डेमोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, डेमोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड पर्टिकुलर ग्रुप्स विद इन इट, एंड पर्टिकुलर ग्रुप्स विद इन इट। ठीक है, या एक और लिख लें डेफिनेशन छोटी सी, लिखें इट्स एन एनालिसिस, डेमोग्राफी इज एन एनालिसिस ऑफ डेटा, इट्स एन एनालिसिस ऑफ डेटा रिलेटिंग टू द पॉपुलेशन, इट्स एन एनालिसिस ऑफ डेटा रिलेटिंग टू द पॉपुलेशन। ठीक, अब मेरी बात समझो। कराची में जो डिफेंस का इलाका है, वहां के लोगों की जो बाइंग पावर है वो डिफरेंट है। एग्रीड?
जो गुलिस्तान जौहर में जरा रिमोट एरियाज हैं उनकी बाइंग पावर डिफरेंट है, एग्रीड? नाज़िमाबाद और गुलशन इकबाल जहां पर नॉर्मली लोग रहते हैं मिडिल क्लास, उनकी जो है ना वो बाइंग पावर और जो परचेजिंग पावर वो डिफरेंट है। ठीक, डिफेंस के अब मैं आई एम जस्ट ड्राइंग एन एग्जांपल, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड। डिफेंस के इलाके में लेट्स से वी आर द मोस्ट एजुकेटेड पीपल, ये डेमोग्राफी हो गई। फला इलाके में यार ज्यादा गंवार रहते हैं, वहां इतनी तालीम नहीं है, जाहिल रहते हैं, ठीक है, डेमोग्राफी है। इंटीरियर सिंध जाएंगे तो वहां डिफरेंट एक एजुकेशन का बैंडविड्थ है। लेट्स से सखर में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो रानीपुर में थोड़े कम है, तो घोटकी में ज्यादा लोग हैं, तो फला, ये क्या है? डेमोग्राफी है ये। इन इंटीरियर सिंध वी हैव डेमोग्राफीज, कुछ जगह पर बहुत ज्यादा टैलेंट है, कुछ जगहों पर लोग बहुत अच्छा स्किल सेट रखते हैं, समझ रहे हो? ये क्या है? ये डेमोग्राफी है। एक कंपनी के लिए जब वो अपने पोजीशनिंग को देख रहा होगा तो पेस्टल के अंदर सोशल और कल्चरल, लीगल में बाद में रखता हूं, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। हमारे माशरे में क्या एक्सेप्टेबल और हमारे माशरे में क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी कौम को डाइन आउट चाहिए, इसीलिए कराची में आज हर बिजनेस फ्लॉप है, सिवाय फूड बिजनेस के। कोविड में जितना हमने खाया है, सोच है आपकी, लोग तबाह हो गए, लोग सड़क पे आ गए, मुश्किल आई, लेकिन जितना कौम ने बकरे और गाय में गोश्त खाया, मतलब गोश्त भी कह रहा है यार भाई माफ कर दो यार। वीकेंड पर जो कौम फोड़ती है, ओ हो, चापे के चापे और सज्जी के सज्जी खा गए हम लोग। इसका मतलब है जो बंदा फूड बिजनेस में आ रहा है, आप कुलाची देख लें, आप बारबेक्यू भी चल रहा है, चाइनीज भी चल रहा है, कॉन्टिनेंटल भी चल रहा है, कुछ भी चलेगा, बिकॉज हमारा कौम का माइंडसेट क्या है? खाओ। मैं मिसाल दे रहा हूं आपको एक, हमारे यहाँ कोविड के बाद एक और नई वबा चली, फिजिकल फिटनेस। आज डॉक्टर्स लिख के दे रहे हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में, गो टू जिम। वो मोटे मोटे सांड जैसे पेट लेके लोग आ गए, गोश्त की लेयर है, उसके ऊपर गोश्त की लेयर है, फिर केक की लेयर है, फिर समोसों के तेल की लेयर है, फिर पेप्सी की लेयर है, फिर नेस्ले की चॉकलेट की लेयर है, फिर जो बेगम ने मोहब्बत से जो खीर खिलाई उसकी लेयर है, फिर निहारी की लेयर है, फिर जायद की निहारी की लेयर है, और आखिर में फिर पान की लेयर है। अब वो लेयर्स कम करने के लिए क्या करना पड़ा? जिम जाएंगे। तो कोविड के बाद एकदम से फिजिकल फिटनेस का बिजनेस बढ़ गया। तो जब फिजिकल फिटनेस का बिजनेस बढ़ा है तो जिम्स और ट्रैक सूट और जॉगर्स, इनका बिजनेस भी बढ़ गया है। इसका मतलब है अचानक से कौम का माइंडसेट क्या हो गया है? चेंज हुआ है। ये पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। मैं एक इंडस्ट्री खोलना चाह रहा हूं और मुझे जगह पसंद आ गई, ठट्टा में या घारों में या शिकारपुर में या जो भी सिंध का इलाका है, या लेकिन वहां आसपास ना, और हमारी जो इंडस्ट्री है दैट इज ऑल लेबर ओरिएंटेड, मजदूर चाहिए यार, वहां तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, और यार बंदे कहां से लाएंगे? इसका मतलब है जगह का इंतखाब गलत हो गया। क्यों? लोग आसपास कौन है? पढ़े लिखे, मजदूर तबका नहीं है, और लाओगे तो दूर से लाओगे, उनको फिर आपको बोर्डिंग लॉजिंग देनी पड़ेगी, तो मजीद क्या लग जाएगा? पड़ेगा। गलत फैसला हो गया। इसका मतलब है फैक्ट्री यहां नहीं वहां खोलनी थी। कर रहे हो मेरी बात मेरी पिक कर रहे हो? इस चैप्टर में यही है। जे डॉट बड़ा मशहूर ब्रांड है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और बरकत दे इनको। शेरवानियां और कुर्ते और परफ्यूम और सब आ गया। जिस दिन हल्के से गैर मुनासिब कपड़े लॉन्च हो गए, जे डॉट का हाल फिर क्या होगा? एक्सेप्ट करेगा आपका माशरा? आपकी सोशल वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे उसको? पटक देंगे उसको आप। तो जो चीज आपके माशरे में एक्सेप्टेबल नहीं है, जो आपके लोगों का माइंडसेट नहीं है, वो आप क्यों कर रहे हैं? फिर बिजनेस को सोचना पड़ेगा, बिजनेस को ये चीज सोचनी पड़ेगी। आप ऐसे केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फूड प्रोडक्ट के अंदर दैट इज इंजूरियस टू हेल्थ। अगर ये मीडिया पे आ गए ना तो आपका रातों रात जो आपका बिजनेस था ना वो फ्लॉप हो जाएगा। ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि एक बिजनेस को ये देखना पड़ेगा क्या कि कौम के एटीट्यूड्स क्या हैं, कौम की सोशल वैल्यूज क्या हैं, आपके शहर में, आपके मुल्क में, आपके इलाके में डेमोग्राफी क्या है। एग्जाम्पल सुन लो। मैंने बड़ा टाइट जिम खोला है, ऐसा टाइट जिम खोला है मैंने भाई, ऐसे डोले बनेंगे, ऐसा टाइट जिम है भाई, फुल उधर जुम्बा भी है और कथक डांस भी है, पेट भी कम होगा, और एक तरफ हमारा जो है वो ट्रेडमिल भी है, सब कुछ है। लेकिन मैंने इत्तेफाक मैं भूल गया, जिस इलाके में मैंने खोला है वहां सारे लोग 50-60 से ऊपर के रहते हैं। अब आज जिम का इफ्तिताह है, अरे भाई यहाँ जिम में हम आ सकते हैं। भाई आप तो यहाँ अंदर नहीं आ पा रहे हैं, और अगर आपने एक्सरसाइज किया और ये उतर गया तो हम क्या करेंगे? आपके तो पार्ट्स ही ढीले पड़े हुए हैं। अरे यार ये हमने कहा है जिम खोल लिया किसने? यहाँ तो सारे बुढ़े हैं।
अमेरिका में अल्हम्दुलिल्लाह, वंस अगेन प्राउड टू बी पाकिस्तानी एंड प्राउड टू बी अ मुस्लिम। हमारे यहाँ ओल्ड होम्स हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ओल्ड एज होम्स। एक ऐसा लगा जहां सिर्फ वो लोग रहते हैं जिनकी औलादों ने उनको अलग छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है हमारे यहाँ। हमारे वालिदैन हमारे साथ रहते हैं, हमें बड़ा फख्र है इसके ऊपर। हमारी नानी, हमारी दादियां, हमारे रिश्तेदार, हमें बड़ी मोहब्बत है इनसे। ये अमेरिका में, ये वहां की एग्जाम्पल फिट होती है। एक ऐसा इलाका है, मैं जब था कनाडा में, व्हेन आई वाज इन ईवा टोरंटो, एक ऐसा इलाका था रिचमंड हिल्स के अंदर जहां सारे वो लोग थे जो रिटायर्ड थे, उनकी औलादें उनको छोड़ के चली गई हैं और सिर्फ उधर पेरेंट्स रहते हैं। मुझे पता है वहां पर इस किस्म का कोई चीज चलेगी, जिम टाइप। आजकल बड़ा अच्छा बिजनेस था कोविड से पहले आपका ट्रेवल एजेंसी का, चलो चलो उम्रे पे चलो, चलो चलो मदीना चलो, टाइम मिले तो बैंकॉक चलो, है ट्रेवल एजेंसी। हटो बच्चों, 2 साल ट्रेवल एजेंसी का क्या हुआ है, वाट लग गई वाट, और अभी फिर पार्टी शुरू हो चुकी है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र कि लोगों के कारोबार बहाल हो गए भाई। अल्लाह ताला हम सबको जो भी कारोबार करे बरकत दे। कौम मुश्किल में आ गई थी यार, कौम मुश्किल में आ गई थी। आज कोविड के खत्म होने के बाद क्या दोबारा ट्रेवलिंग का माइंडसेट आ रहा है? तो जो लोग इस बिजनेस में है, क्या वो उसमें मजीद क्रिएटिविटी लेके आ सकते हैं? क्योंकि अचानक से दोबारा कौम का माइंडसेट क्या हो गया, वी वांट टू ट्रैवल। हमारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह शाखर्च कौम है। हर साल गाड़ी भी चेंज करनी है, क्योंकि आप बेगम बदल नहीं सकते। एज ऑफ बैलेंस शीट डेट, जूते पड़ेंगे आपको, मोबाइल चेंज कर सकते हैं आप घर चेंज कर सकते हैं, आप हर साल ट्रेवलिंग पे जा सकते हैं, हर हफ्ते होटल नहीं जा सकते। ये हमारी कौम का माइंडसेट है। अभी हमारे माशरे में आज भी सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज इज समथिंग लाइक ऑड मैन आउट। ऐसा है ना, ऑड मैन आउट। एक तो पल नहीं रही आपसे, एक तो मेंटेन नहीं हो पा रही, दूसरी लहंगे ऐसे जूते मारेगी आपको, अल्लाह माफ करे। लड़का पिक कर रहा है मेरी बात को, ठीक है। हमारे एटीट्यूड्स, हमारी सोशल वे, तो बात एग्जांपल मैंने किसकी दी आपको, आपने एक ऐसे इलाके में स्पोर्ट्स वेयर का अपना आउटलेट खोला है। लिवाइस ने अपना एक ब्रांड वहां लॉन्च किया जिसमें ट्रैक सूट और जना शर्ट्स और जिम का सामान और जनाब डंबल्स और एवरीथिंग और हेयर बैंड, और आपके अतराफ में सारे काका काकी बैठे हैं। वो क्या करेंगे भाई, वो सब्जी लेने तो जा नहीं सक रहे, तू उनको जिम में थ्रेडमिल करा रहा है, वो थ्रेडमिल में चढ़ा के उतर के वो कहां पहुंच जाएंगे उधर, वापिस तुम्हारा चाचा लेके आएगा उनको। अरे भाई हम कहां जा रहे हैं, इसका मतलब है यू सेलेक्टेड, योर बिजनेस इज वेरी गुड बट यू सेलेक्टेड द रॉन्ग लोकेशन। मेरी बात पिक कर रहा है। मैंने कोविड में लंबा नया बिजनेस लॉन्च किया है, यह ट्रेवल एजेंसी खोली है। कहां ट्रेवल करा रहे हो, गुलशन इकबाल से जेल चौरंगी। हाँ ये हो सकता है, मुल्क से बाहर नहीं हो सकता भाई, कोविड आया है, क्या कर रहे हो। हाँ सोचा ही नहीं मैंने, समझ रहे बात, टॉपिक समझ आ रहा है आपको। वेल डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ इलाकों की परचेसिंग पावर ज्यादा, कुछ इलाकों की परचेसिंग पावर कम है। एजुकेशन, कहीं पढ़े लिखे लोग ज्यादा और कहीं पढ़े लिखे लोग, और जहां एजुकेशन कम है वहां लोगों का स्किल सेट बहुत अच्छा होगा। हमारे यहाँ कुछ लोग माशाल्लाह बहुत हुनर वाले हैं, जिनको हैंडीक्राफ्ट का बड़ा, दे आर नॉट एजुकेटेड बट उनका हैंडीक्राफ्ट ऑसम है। इसकी बात हो रही है। फिर आखिर में हमारा कुछ ऐसे इलाके हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। जो बच्चे ऑनलाइन है कि टॉपिक का बेटा मैं प्रीएम्बल सेट कर रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर। यार हार्डीज ने कोई नया आउटलेट खोला है, उफ क्या बर्गर का शोरूम खोला है। कहां खोला है, कटी पहाड़ी के पीछे, जहां से रांगड़ घूम हु करके। बेटा बाहर मत निकलना, वो बर्गर छोड़ के आपको ले जाएंगे। तो ये आपने ये जगह का इंतखाब, यार बस वो अपना केनस से नहीं पढ़ा ना, पेस्टिल समझ ही नहीं आया था हम लोग। केनस से पढ़ते, फीस दे के पढ़ते, पेस्टिल पढ़ते तो समझ आता कि भाई सोशल फैक्टर्स क्या है। इसका मतलब है यू ऑप्टेड फॉर द रॉन्ग प्लेस। वुड आई वांट टू इन्वेस्ट, वुड यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ लोकेशन जहां लॉ एंड ऑर्डर का मसला है? आप इन्वेस्ट करेंगे वहां? नहीं करेंगे। ये चैप्टर है, सिर्फ हेडिंग्स पढ़े और हम क्लास ऑफ करते हैं इंशाल्लाह। मैंने टॉपिक समझे कि मैंने तकरीबन 70 पॉइंट करा दिए अपनी गुफ्तगू में ही, और ये हमारा कमाल है। ठीक है जी, फर्स्ट हेडिंग पढ़े, एटीट्यूड्स एंड लाइफस्टाइल। एटीट्यूड्स एंड फर्क पड़ेगा इस पे स्पेंडिंग का। नंबर 2 सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज, ठीक है। आज हमारे दावतों में नाच गाना है एक तमीज में रहते हुए, नहीं होना चाहिए। You are starting the occasion with something that is not liked by Allah subhanahu wa ta'ala.
आप शुरू कर रहे हैं, म्यूजिक से एंट्री हो रही है, माजरत माइंड नहीं कीजिएगा प्लीज, मेरे भाई बहन माइंड नहीं कीजिएगा, आप एंट्री म्यूजिक से दिलवा रहे हैं आप, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें बरकत हो गया, तो ये फिर कॉम का माइंडसेट है, माजरत के साथ, प्लीज डोंट माइंड इट। इसका मतलब है कि आज हमारे माशरे में जो भी हो रहा है ना, वो एक तमीज के, अल्लाह का शुक्र है, तमीज के दायरे में रहते हुए हो रहा है, लेकिन जिस दिन ये बॉर्डर क्रॉस हो गया, वो हमारी सोशल वैल्यूज के अगेंस्ट हो जाएगा, हमारी कौम उसको शायद एक्सेप्ट ना करे। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ो, डेमोग्राफिक। जिम्नेजियम कहाँ खोलना चाहिए, जिम कहाँ खोलूं, जहां नौजवान है या जहां बूढ़े रहते हैं? मैं अपनी ट्रेवल एजेंसी कुछ शहर में खोलूं जहां लोग ट्रेवलिंग करते हैं या जहां लोग ट्रेवलिंग नहीं करते हैं? अब आपने एक ऐसे रिमोट एरिया में, गुलिस्तान जौहर में आखिरी स्टॉप पर जाकर आपने खोल दिया ट्रेवल एजेंसी, चलो चलो दुबई चलो, वो कह रहा भाई हम गुलशन इकबाल नहीं जा पा रहे हैं, तू मैं दुबई लेके जा रहा है। इसका मतलब है वंस अगेन इट्स अ रॉन्ग लोकेशन, ये डेमोग्राफी उस तरह की नहीं है। तो व्हाट इज डेमोग्राफी? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। हम क्यों कहते हैं यार कराची में यार बड़ा ट्रैफिक है भाई? बिकॉज वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, हमारे पास लोअर इनकम के भी लोग हैं, मिडिल क्लास भी है, ये शहर बड़ा बरकती, इसमें हर तरह का बंदा एब्जॉर्ब हो गया। अगर एक तरफ हफ्ते की रात 1:30 बजे अगर लोग कबाबजीज में खाना खा रहे हैं 20,000 रुपए का, तो उसी शहर में आज 50 रुपए की दाल चावल भी है। ये इस शहर की जो है ना, ये अल्लाह पाक की बरकत है। और आज भी शहर में वेलफेयर का काम है, जहां सिलानी वाले और चिपा वाले और अलखिदमत वाले जो भी हैं वो मुफ्त में खाना दे रहे हैं। ये शहर की बरकत है, तभी आज हम सर्वाइव कर रहे हैं, माय स्टूडेंट्स, तभी सर्वाइव कर रहे हैं, वरना शायद अजाब बहुत पहले आ चुका होता। ठीक है जी, बहरहाल नेक्स्ट हेडिंग में है टॉपिक, अच्छा मैं बात करूंगा इस तरह की एज ग्रुप्स। मैंने बता दिया, जहां पर टीनेजर्स हैं वहां पर उस तरह की एक्टिविटी करेंगे, और जहां पर कोई इस तरह का एज ब्रैकेट 40+, 50+ है, तो फिर वहां पे हो सकता है वो बिजनेस ज्यादा कामयाब ना हो। आगे चलें, जेंडर की बात मैंने कर ली, मिसाल के तौर पे एक, अब 1 सेकेंड, हमारे एग्जाम्पल शायद नहीं बैठती है, अगर कोई ऑनलाइन इन वाला बच्चा इनपुट देना चाहे। एक ऐसा इलाका है दैट इज मोर फीमेल और चिल्ड्रन डोमिनेंट, तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, क्रॉकरी, बच्चों के खिलौनों की दुकान वहां चलेगी वहां, क्योंकि वहां मार्केट अवेलेबल है। बट इफ यू ओपन दीज ब्रांड्स इन अ लोकेशन वेयर द जेंडर इज डिफरेंट, तो फिर मसला हो जाएगा। या मिसाल के तौर पे आपने एक ऐसे इलाके में एक बहुत बड़ा आउटलेट खोल दिया है जहां पर उस एज ब्रैकेट के लोग ही नहीं है, तो वो टॉयज कौन खरीदेगा? वो टॉयज वो लेगा ना जिस इलाके में बच्चे होंगे, समझ रहे? तो ऐसे अगर ऐसे आपके शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं आपका इनपुट लेना चाहूंगा, कराची की तरह मुझे एक्सप्लेन करें आप, बस फिर हम इस पे क्लास ऑफ करेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन है बेटा पार्टिसिपेट करें आप जी, मेरा आप बताएं मुझे, कराची में डू वी हैव अ डेमोग्राफी? बात करें ना, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं यार। क्या कराची में कोई ऐसा इलाका जहां बहुत नौजवान रहते हैं? बॉयज हॉस्टल का एरिया, ठीक है, पॉइंट है। एक ऐसा इलाका जहां 8 हॉस्टल है और हर हॉस्टल में 200 बच्चे हैं और एज ब्रैकेट है लेट्स से 19 से 25, तो ठीक है, एक डेमोग्राफी होगी। और बताओ, क्या हमारे कराची में ऐसा इलाका है जहां ओल्ड पीपल रहते हैं, जहां ज्यादातर ज़ईफ लोग रहते हैं? डू वी हैव एनी एरिया, स्पेसिफिक एरिया? ठीक है, कराची में ऐसा एरिया जहां बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है, जहां बहुत बच्चे रहते हैं? कह रहा मेमनों का इलाका, बस कर दो। कराची में ऐसा इलाका जहां बहुत पॉश लोकेलिटी है, पॉश रिच, फेज 8, फेज 7, फेज 6, ठीक है जी। कराची का इलाका जहां बहुत गुर्बत है, ठीक है, इसका मतलब है कुछ हद तक हमारा डेमोग्राफी ठीक है, पॉइंट टेकन। सी एथनिसिटी। अच्छा, व्हाट इज एथनिसिटी? एनी आइडिया? ना, एथनिसिटी यार बोलना नहीं चाहिए, वन सेकंड में लाइव जा रहा हूँ यार, ये मेमनों का इलाका है, ये यहाँ पठान रहते हैं यार, ये यहाँ सिंधी रहते हैं यार, ये पंजाबी रहते हैं, ये एथनिसिटी है। एक जमाने में कराची में था दौराजी, मेमनों का इलाका है, ये सारे कुरुकुरु रहते हैं, ये उनका इलाका है, ये इसको बोलते हैं एथनिसिटी, क्योंकि इस पर भी वैल्यूज पड़ती हैं। इसकी एग्जांपल रेलेवेंट क्या हो सकती है? आप मुझे हेल्प करें, क्योंकि ऐसा इलाका जहां एक ऐसे लोग रहते हैं जहां पर वो चीज बहुत शौक से खाई जाती है, या इस इलाके में ये एक्टिविटी नहीं हो सकती है? हाँ, ये आइडिया सही है, ठीक है। हमारे जितने अब तो ओवरऑल 500 ब्रांड, ठीक है ना, वो भी पैसे बढ़ा रहे हैं, पान वाले भी पैसे। आप ये आप जज्बात समझ रहे हैं?
पान वाले भी पैसे, क्योंकि वो डॉलर। सीरियस बात, डिफेंस के इलाके में पान का आउटलेट शायद वो रिस्पॉन्स ना करे जो शायद गुलशन इकबाल या दोराजी में करे। और एग्जांपल दे कोई और, मुझे बारबेक्यू अफगानी बोटी टाइप, ठीक है वो उस तरफ है, ठीक है जी, गुड। ये इतने सिटी जरा पढ़ लो, खाली बस 3 लाइन पढ़ लो और आगे चलते हैं। भाई ये तुम प्लीज रीड से पहले तक पढ़ लो। देखो बीच में जुमला आ रहा है प्लीज रीड। अच्छा ये बच्चा कह रहा है डिफेंस वाले अंडे वाला बर्गर नहीं खाते। बहुत आला बेटा, बहुत आला, बहुत आला बेटा, बहुत आला। वो अंडे वाला बन कबाब नहीं खाते, वो खाते मामा बर्गर। है वो भी बन कबाब, लेकिन वो क्या बोलते हैं, बर्गर। ठीक है, बहुत आला बेटा, बहुत आला, बहुत आला बेटा जी। पढ़ें जी। Ethnicity is the सेगमेंटेशन or identification of people based on their कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस। ठीक है जी। This is generally expressed in language, values, religion, ritual, and origin. ठीक है जी। मिसाल के तौर पर हमारा बोरियों का इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह। वी हैव फ्यू इलाका जहाँ वी हैव हिंदूज, ठीक है, माइनॉरिटी है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर क्रिश्चियंस हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ वी हैव आखानीज और व्हाटएवर। वी रिस्पेक्ट, वी लव एवरीवन, सब हमारे भाई हैं, वी आर ऑल वन नेशन। बट कुछ ऐसे इलाके जहाँ स्पोर्ट्स को लोग बहुत रिगार्ड करते हैं, कुछ इलाके जहाँ फुटबॉल बहुत खेली जाती है, समझ रहे हो? तो हम आज थोड़ा बहुत बाइफिकेशन कर सकते हैं। आगे चलें, ठीक है, समझ गए ना बात? पॉइंट नोट हो गया। यही हमारा टॉपिक है, सोशल वैल्यूज एंड कल्चरल वैल्यूज। बिजनेस को जब अपनी पोजीशनिंग देखनी है, जब वो मैक्रो एनवायरनमेंट को देखेगा, तो पेस्टल के अंदर उसको सोशल और कल्चरल वैल्यूज को देखना पड़ेगा। एक जुमला बोल रहा हूं, Due to such visible and strong distinctiveness, an ethnic group is viewed as a unique cultural entity. ठीक है, यहां तक रखें आज। अगर आप गौर से देखेंगे तो अगला पेज इसका आखिरी, एंड देन वी कंप्लीट दिस एरिया एज वेल। समझ रहे हैं आप? तो ये 2-3 चैप्टर ना स्पीड में निकलते हैं। तो असल कहानी उन 2 चैप्टर्स में, जिनका अगर मैं आपको नाम बता दूं तो वंस अगेन वी हैव चैप्टर नंबर 7 एंड वी हैव चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तफसील बाद में आएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच एन अमेजिंग ऑडियंस। हमने सिलेबस का जो पहला चैप्टर था मुकम्मल कर लिया, और दूसरा चैप्टर भी हमने ऑलमोस्ट डिस्कशन में आधा कवर कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट से मुलाकात होगी। जैसे जैसे सिलेबस आगे चलेगा, वैसे वैसे मैं प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको दूंगा, और मैं आपको प्रैक्टिस सवाल भी कराता रहूंगा। आपने करना क्या है कि आपने घर जाकर उसको जरूर लाजमी आपने इसकी एक बार रीडिंग करनी है। अभी फिलहाल आप रीडिंग में फोकस करें। जिन पॉइंट्स को याद करना है वो मैं आपको वक्तन फवक्तन बताता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।